So again, Jai Hind everyone and good evening. I hope you are all doing great. This is lecture number 11 for matrix and determinant. We have already covered uh, all the topics that are available in this particular chapter as per the official NDA syllabus. Last that we did, अगर मैं आपको याद दिलाऊं लास्ट क्या हमने पढ़ा था, वो था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग टू मेथड्स. सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है. एक है आपका क्रेमर्स रूल से हम करते हैं और एक है हम करते हैं उसको मैट्रिक्स मेथड से. ठीक है, तो वो दोनों है जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पर्टिकुलर किस चैप्टर में, किस लेक्चर में. तो वो लेक्चर नंबर आपका 9 था, राइट. आई होप बाय दिस टाइम यू ऑल हैव वॉच्ड दैट पर्टिकुलर लेक्चर. यस, प्रियांशी. Sir, the mock test on 15 will be of whole syllabus or just matrix and determinant? Just matrix and determinant. How can I take mock test of whole syllabus without teaching the whole syllabus? Okay. Okay, it will be a 120 questions mock test similar to the format. Everything will be same as per the official NDA maths format. So you'll be having some PYQs related to this topic only, matrix and determinant. तो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो these 4 days will matter. अब जो 11 देखो टॉपिक पढ़ने के बाद जो 11, 12, 13 और 14 को हम करेंगे वो मैटर करेगा, राइट. सो 11, 13, 12, 13, 14 का कोई क्लास मिस मत करो. उसमें जो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट, इसी 4 दिन में, है ना. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये आपका पूरा आर डी शर्मा है, इसको साथ में करेंगे, डिटर्मिनेंट का भी मैट्रिक्स का भी. उसके बाद आपका ये बुक है NCERT एग्जाम्पलर, दोनों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो करेंगे. फिर आपका ये NDA PYQ का पूरा सेट है इस चैप्टर से. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये इसको भी करेंगे कैसे PYQ पे अप्लाई करते हैं. और फिर मैं आपको पास्ट जितना भी ईयर का आप बोलोगे, मेरे पास बुक है, वो मैं आपको क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा. ये भी आपको क्लासरूम पे मिल जाएगा, उसको आपको करना है. तो ये प्रोसेस है 4 दिन का, राइट. उसके बाद बीच में हम रिकॉल वगैरह भी कर रहे होंगे. कल आपका संडे है तो कल आपका रिवीजन रगड़ा संडे रहेगा, मतलब हम रिवाइज ही करेंगे, मतलब इसी सब चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ रिवाइज भी करेंगे, राइट. ओके, तो डैट इज़ द प्लान. साथ में मैं आपको बता दूँ आपको नोट्स कैसे बनाना है. आपको नोट्स पता है ना, नोट्स कैसे बनाना है. और आपको WAI डायरी बनाना है, दोनों डायरी बनाना है. प्लीज़ उसको याद रखिए, WAI डायरी बनाना है, यानी वीक एरिया इम्प्रूवमेंट डायरी. इसमें क्या इंक्लूड करना है, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है, राइट. या इसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड करो जो आपका फर्स्ट टाइम में नहीं बना था. फर्स्ट टाइम में एक बार में होता है ना ऐसा कि एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपका फर्स्ट बार में ही बन जाता है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका थोड़ा टाइम ले लेता है या फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं करता है. तो उस सारा क्वेश्चन जो है उसको आपको उसमें इंक्लूड करना है. तो ये WAI डायरी हो जाएगा, ये आपको भेजना है मेरे इसको. इसमें कोई डाउट वगैरह होगा तो ये डायरी में आपको, दिस डायरी नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू मी एवरी संडे. ओके, सो जल्दी से अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, राइट. लेट मी टेल यू सर एंड मैम, दिस इज़ नॉट अ एग्ज़ाम ऑफ जस्ट एफर्ट्स. You are putting in efforts, right? But do you know that efforts is not a scalar quantity? Efforts is not a scalar quantity. Efforts are vector quantity. And by the term vector, I mean that efforts has a magnitude also, and it also has a direction. So that means you are putting in magnitude, है ना. बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग, but you are not doing that in right direction according to a right planned strategy. Okay, you are reading everything, making 500-page notes, but what about carrying it to the exam? What about the stress handling? These things that your batches do not talk about. What about your stress handling skills? आप यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको, how relaxed you are, see, talking to me you are very relaxed. Now think you are, imagine yourself during a SSB setup. Imagine yourself during a SSB setup where you are in the conference hall, sitting in front of you are various officers like wing commander, group captain. Or leave that, just think of the screening process. Just think of day one when you will report to your SSB, your batch, you will get your chest number, right. There will be whole drama going around, right. It will be real, official. You will be feeling that vibe. And afterwards you will be allotted batches, and then PPDT will start, and then योर GD विल स्टार्ट. तो उस समय क्या होगा आपका, फिर बताओ, इफ़ यू डो नॉट लर्न द स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस हैंडलिंग आपका आता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो. कैसे आता है स्ट्रेस हैंडलिंग? वो जब आप टाइम्ड फॉर्मेट में कुछ भी करते हो, मॉक टेस्ट, या फिर टाइम्ड फॉर्मेट में करो, टाइम फॉर्मेट में. सो डू दैट. ओके, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, प्लीज़ डू दैट. व्हेन यू आर स्टडिंग,
लेट मी टेल यू, बाकी बताने का तो पढ़ाने का तो सब आप मेरे पास क्यों आए हो फिर, बहुत यूट्यूब पे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं वहाँ चले जाओ, राइट। बट आई डोंट वांट टू डू दैट टू यू, राइट, कि मेरा बैच चला जाए फिर लेकिन आपका एग्ज़ाम ना निकले, ओके, या फिर आपका निकले पर उतना अच्छा ना निकले, फिर एसएसबी ना निकले। सब कुछ रिलेटेड है ना। तो स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स में मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। सब चीज़, सबसे पहला जो मैटर करता है आपका टाइम फॉर्मेट में जो है वो आपको काम करना है, टाइम फॉर्मेट में काम करिए। और मैं आपको एक्चुअली एक बात बताना चाह रहा था कि आप जब पढ़ने बैठते हैं, जैसे मान लो 3 घंटे आप पढ़ने बैठते हैं, मान लो 3 घंटे आप पढ़ने बैठते हैं, तो 1 घंटा जो है आप सबसे पहला 1 घंटा कोई टॉपिक पढ़िए, कोई टॉपिक पढ़िए जो ओल्ड होगा, जो आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन आप पढ़ रहे हैं। फिर 1 घंटा आप क्या करिए, उस टॉपिक का मॉक टेस्ट दीजिए, उस टॉपिक का, सिर्फ उस टॉपिक पे मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम्ड फॉर्मेट में मॉक टेस्ट। ये टाइम्ड होना चाहिए, टाइम का प्रेशर होना चाहिए इसमें, और ये OMR पे भी होना, वो OMR बेस्ड होना चाहिए। और फिर 1 आवर जो है लास्ट, ये टॉपिक न्यू पढ़िए, एक न्यू टॉपिक पढ़िए, राइट। तो ये एक गो में आप पढ़िए 3 आवर तक, और उसके बाद एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, है ना। तो आपको ये दोनों के लिए करना है, मैथ के लिए फिर GAT के लिए, है ना, इस तरह से। और बाकी आप जो भी एनालिसिस वगैरह 20 मिनट का ब्रेक लेके जो भी आपको गाना वगैरह सुनना है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, है ना, और उसके बाद वापस आ जाइए। तो ये आपका पढ़ने का तरीका है। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ 3 घंटे का 3 घंटा सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सीख रहे हैं कि आप अगर ये नोट्स बना भी लेते हैं आप, तो एग्ज़ाम में आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं आता है। उस एग्ज़ाम के उस स्ट्रेसफुल माहौल में आप आंसर गलत मार्क करेंगे, जैसा मेरे एक्सपीरियंस से पता चला है, राइट। और यहाँ पे लाइव देखो, सौर्य, माइक ऑन हुआ यार तुम्हारा, सौर्य? हेलो? हेलो भैया। हाँ हाँ, अभी आ रहा है भैया वो आवाज़। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए हाँ, अभी वो। आ रहा है, अभी आ रहा है। यस भैया, अब ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वही आपको मैं, देखो, एग्जाम्पल आपका सामने ही है, आपके ब्रदर्स हैं। तो यहाँ पर सौर्य ने आंसर सही बनाया था, पूरा सब कुछ सही बनाया था, फिर आंसर मार्क जब करना था ना OMR सीट पर, तो उसमें आंसर गलत मार्क किया, क्योंकि स्ट्रैटजी वाइज तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्यों एक ऑप्शन 2 5 रख रहा है? प्लीज़ थिंक ऑफ दिस। और दूसरा ऑप्शन 5 2 रख रहा है, वाई? बिकॉज ही नोज कि आप स्टेटमेंट जल्दी जल्दी में पढ़ोगे। ही नोज हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सिविलियन एंड ऑफिसर। एक ऑफिसर हमेशा काम माइंड से काम लेगा, राइट, उसको स्ट्रेस हैंडलिंग आएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है एसएसबी का तैयारी आपका यही से स्टार्ट हो जाता है, यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम से ही। आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे ना, यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, यूपीएससी आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटी एग्ज़ाम में ही चेक कर लेता है, एग्ज़ाम में ही चेक कर लेता है ना। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल तो आपको सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। आप ऐसे पढ़िए, 1 घंटा आप कोई ओल्ड टॉपिक को रिवाइज करिए, ओल्ड टॉपिक को पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर उसी टॉपिक पर एक मॉक टेस्ट दीजिए 1 घंटा, और फिर 1 घंटा बस बस 1 घंटा कोई नया टॉपिक पढ़िए, राइट। ये पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए, ओके। सॉर्टेड आउट। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, घूम के आइए इधर उधर, है ना। जो वीडियो वगैरह देखना है, पॉडकास्ट वगैरह देखना है, पॉडकास्ट देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंग्लिश का पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप 3 घंटा और निकालिए GAT के लिए, राइट। 3 घंटा आप GAT के लिए निकाल लीजिए। इसी तरह से उसमें भी पढ़िए, 1 घंटा कोई ओल्ड टॉपिक पढ़िए, 1 घंटा कोई ओल्ड टॉपिक पढ़िए, और उसके बाद 1 घंटा उसी टॉपिक पे टेस्ट दीजिए टाइम्ड फॉर्मेट में, और 1 घंटा फिर आप जो है न्यू टॉपिक पढ़िए। इससे आपका गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, पीछे वाला भी रिवाइज होते रहेगा। तो ये, और उसके बाद ब्रेक ले लीजिए, फिर से ब्रेक। तो ये आपका 6 घंटा का फुल पैक प्लान हो जाएगा। इसको आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट जो भी 110 डेज हमारे पास है उसमें। और उसके बाद आपका 6 घंटा तो यहाँ पे ये कार्यक्रम सेट है, बाकी 4 घंटा तो मैं आपका ले लेता हूँ खुद, है ना। 4 घंटा तो मेरा क्लास रहता है, 2 घंटा आपका बाइसेंस में जाता है, और 2 घंटा आपका ध्रुव में जाता है। तो वो क्लास भी आपका कोई यहाँ पे भी हम कोई वो नहीं करते, टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं होता, राइट, है ना। यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस ही होगा, तो वो आप देखिए, है ना। कोशिश करिए कि रेगुलर रहें क्लास में। जो लोग रेगुलर रहेंगे उसका एक बेनिफिट होगा लास्ट में चल के, है ना, क्योंकि क्लास में एक बार रेगुलर रहने से ये पे क्या होगा कि आपको नोट्स वगैरह बनाने का कोई टेंशन उतना नहीं होगा। अगर क्लास में नोट्स बना रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता रहा था ना, आज बाइसेंस में लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको नोट्स जब क्लास में मैं पढ़ाया करूँ ना, तो नोट्स मत बनाना प्लीज़। जो लोग भी क्लास में जब पढ़ाया करो तो प्लीज़ नोट्स मत बनाना। नोट्स बनाने से आप फ़ोटो कॉपी मशीन बन जाएंगे, आप फ़ोटो कॉपी मशीन बन जाएंगे, यानी प्रिंटर बन जाएंगे। लेकिन आपको प्रिंटर नहीं बनना है, आपको तो ऑफिसर बनना है ना। तो नोट्स मत बनाना, रादर ज़्यादा बेटर रहेगा आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसका आराम से बैठ के आधा घंटा निकालना, नोट्स बनाना। इससे क्या फ़ायदा होगा पता है? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक बार तो आप क्लास में सीखोगे, वो आपका माइंड यूज होगा ट्रेनिंग के दौरान। ऐसे आप सिर्फ लिखते रहोगे तो मेरा बात नहीं सुनोगे।
है ना, इसलिए मेरे बात पे ध्यान देना और नोट्स मत बनाना, नोट्स बाद में बनाना। आई होप मेरा जो इंस्ट्रक्शन है आपको क्लियर हुआ होगा, और ये जीएटी के लिए उस तरह से आप करते रहो, ये जो आपको फॉर्मेट बनाया 3-3 आवर का। फिर अब देख लो तुम्हारे पास कितना टाइम, बहाना बस मत बनाना, एक्सक्यूज़ मत बनाना कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा ये क्लास है, मेरा ये स्कूल है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर का काम है। मैं जान रहा हूँ राइट कि प्रॉब्लम्स का अगर हम एक लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारा होगा, और लाइफ में जो है प्रॉब्लम बस एक ही पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम एक पॉइंट आता है ना, जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, वो उस पॉइंट को बोलते हैं डेथ, है ना। लेकिन अभी आपका वो आया नहीं है, तो अभी आप जिंदा हो, तो जिंदा हो तो मतलब प्रॉब्लम्स आएगा, तो प्रॉब्लम्स आएगा तो आपको, अगर आप मेलो ड्रामा बंद कर दोगे, मेलो ड्रामा, है ना, कि मतलब कैसे होगा ये सब कुछ बंद कर दोगे, तो आप प्रॉब्लम्स का जैसे ही सिर्फ एक बात पे फोकस करोगे कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन, सिंपल, और बीच का मेलो ड्रामा को अगर कैंसिल कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन निकलने में लगेगा। आप थोड़ा सोचना, आपने प्रॉब्लम के बारे में मेलो ड्रामा करके कितना नुकसान किया होगा अपना, बाद में फिर करना आपको ही हुआ होगा, है ना। लाइफ में सोचो एकदम आराम से, डीप ब्रेथ लेके, है ना, और पास्ट में जाके सोचो कि कोई भी प्रॉब्लम आया था तो जितना टाइम आपने मेलो ड्रामा में बर्बाद किया था उसमें कुछ भी हुआ, कोई भी प्रोग्रेस हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में चल के आपको, या फिर रो के करो चाहे हंस के करो, आपको सॉल्यूशंस तभी मिला था जब आपने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ढूंढना, और जैसे जैसे सॉल्यूशन ढूंढा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, और उसके बाद कुछ अच्छा ही हुआ उसके बाद, है ना, बेटर मिला उसको। तो ऐसे ही लाइफ काम करता है। तो जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट करे तो डोंट से कि वाई मी, से ट्राई मी, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, सिंपल रखो, दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बात अपने पास, अपने दिमाग में, अपने कान में फिट कर लो, है ना, कि ये प्रॉब्लम मेरे को ऐसे सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? एक बार मैं पूछ लेता हूँ सबसे। Yes, sir. क्लियर ना? यस, It's ओके, clear. ठीक ठीक ठीक। तो ये याद रखना, क्योंकि ये आपको आगे भी काम देगा राइट, लाइफ में भी काम देगा, लाइफ आपका अच्छा हो जाएगा राइट, अगर ये मेलो ड्रामा आप बंद कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट किया था, आपने देखा होगा राइट, अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना राइट, डोंट वरी। टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट किया था, दिखा देता हूँ। भाई ज्वाइन ना हो पूछ रहा है कहाँ यार, एक मिनट रुक जा। और किसी को लिंक मत शेयर करना यार, जो तुम्हारे जान पहचान में ना हो राइट, किसी पे ट्रस्ट करते हो फिर ही लिंक शेयर करना, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये शेयर किया था, पढ़ा था किसी ने? So your screen is not visible to me. Am I doing any mistake or is there some problem? No, sir, it's not visible for me too. अरे अभी स्लाइड वगैरह, अच्छा एक मिनट, स्लाइड भी विजिबल नहीं था क्या? अच्छा No एक मिनट, भैया. सर कुछ भी विजिबल नहीं था। अभी जितना भी बोला ये 3 आवर 1 आवर, तो कभी भी स्लाइड विजिबल नहीं था? No, No, sir. sir. अरे यार, तो फिर पहले बताना था ना। So it was fine. You were listening it. Now you were going to read something. So I thought देखो, your इधर देखो, पहले इतना, screen is not. ये देखो, ये इतना लिख दिया मैंने, Yes, sir. अभी विजिबल है, Yeah, sir, visible. ये सब लिख दिया है मैंने। Yes, sir. अच्छा ये सब विजिबल नहीं था? No, No, sir. अच्छा sir. फिर भी समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है, देन आपका तारीफ है उसमें। देखो तो ये जो भी यहाँ पे बोल बताया ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको याद रखना, ये सब कुछ 1 आवर 1 आवर जो भी है, एस एस पी सेटअप देख लो, और बता दिया करो यार। स्क्रीन तो इस क्लास के स्टार्टिंग में ही स्क्रीन विजिबल होना चाहिए, ओके। क्लास का जो, जब भी क्लास स्टार्ट होगा इसी स्लाइड से स्टार्ट होगा, तो क्लास बिना ये शेयर किए स्टार्ट होता ही नहीं है ना, तो वो बता दिया करो। ओके 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 ओके, एक मिनट रुक जा। हाँ, बोला था टेलीग्राम पे कुछ शेयर किया था, ये शेयर किया था, एनी वन ऑफ यू इसको पढ़ा था, रेड दिस? Yes, Yes, sir. sir. तो यही Yes है भैया. तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राइट, तो वो याद रखना, ठीक है। वन हु वेट्स एंड थिंक्स, हाउ, व्हाट इफ, आई कांट, दिस इज टफ, इफ दे कांट हाउ कैन आई, टाइम इज नॉट जस्ट राइट, the feeling is not right, and hell lot of blah blah and blahs, he or she is bound to fail, he or she will surely fail, right? However, one who trusts, moves, takes the first step, starts finding the solutions, applies his mind, his or her mind, forgets about the results, puts in sweat, blood and honest efforts, takes breaks, stops but never quits, fails and falls but always learns, improves and gets up, he or she, my friend, is breathing, means he is alive. Eventually, he or she wins, and the world sees it in broad light. Right? So, this is it.
ओके एंड सिंपल सा लॉ है नेचर का, राइट? सिंपल सा लॉ है नेचर का, डू नॉट डू दैट मच मेलो ड्रामा. देर इज अ वेरी सिंपल रूल एंड दैट रूल इज दिस, दैट efforts and this is success. So success is directly proportional. This is the sign of directly proportional. Okay, so एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सक्सेस. आपका एफर्ट्स जितना होगा उतना ही आपका सक्सेस होगा. तो अगर आपका इस बार किसी का नहीं निकला है, इसका एक सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक है. वो साइंटिफिक लॉजिक ये है, फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि आपका एफर्ट शायद मैग्नीट्यूड में अच्छा था, आपका एफर्ट शायद मैग्नीट्यूड में बहुत अच्छा था, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत पसीना बहाया, लेकिन शायद आपका एफर्ट डायरेक्शन में अच्छा नहीं था, राइट? आपके पास प्लान नहीं था, डायरेक्शन नहीं था, राइट? स्ट्रेस हैंडलिंग सब कुछ उसमें आता है, जो भी अभी आपको इस वाले स्लाइड पे मैंने बताया ना, इस वाले स्लाइड पे जो भी बताया, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स क्या होता है, मॉक टेस्ट क्या होता है, ये सब है ना, कैसे आपको नोट्स बनाना है ना, WAI डायरी क्या होता है, वीक एरिया इंप्रूवमेंट डायरी क्या होता है, या फिर दूसरा आपका जो है कैसे आपको A4 सीट नोट्स बनाना है. अभी मैं आपको तान्या का नोट्स बताऊंगा. यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए सिर्फ मैं एक लड़की का एग्जांपल ले रहा हूँ, शी इज़ नॉट इन द क्लास, बट आप भी बना सकते हैं ना. आई एम जस्ट टेकिंग हिज नेम, हर नेम इन पार्टिकुलर बिकॉज शी सेंट मी फर्स्ट. ओके, दैट इज़ वाई. बाकी उस तरह से ही बनाना है, राइट? देर आर नो, देखो सी, देर आर नो कंपेरिजन्स ऑल्सो, राइट? The world is beautiful because of everyone, right? Think how a world will look like if only everyone will listen to jazz, or everyone will play basketball only, or everyone will play cricket only. Okay, so you have to think that everyone who has come in this life adds to the beauty of our beautiful country, and everyone has their plate to share to you all. Okay, so appreciate and respect everyone whatever they are doing. If you find something good in anyone, it is no harm in learning, right? We have there are no credits war going on here. Okay, everyone have learned it from ancestors only, right? We have learned it from whom, right? From nature, from our parents. Okay, so do not keep that ego कि ये मेरा है या फिर ये उसका है ना. Just keep it like very simple, okay? We learn from, grow from each other. And somebody, if he is doing other way, just tell him from your side कि okay, this is not right. If he listens, it's okay. If he doesn't, okay, he will be punished for it, or he or she will learn. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट हर्ट एनी वन. आपका इंटेंशन कभी भी वो नहीं होना चाहिए टू हर्ट एनी वन, तो वो गलत हो जाएगा. कभी भी आप अगर कुछ भी करेंगे टू हर्ट एनी वन, तो आपका कभी भी SSB नहीं निकलेगा. सो वन थिंग दैट नेवर हैव इंटेंशंस टू हर्ट एनी वन बाय योर एक्शंस. योर एक्शंस शुड बी ऑलवेज कोलैबोरेटिव. नेवर हैव ईगोइस्टिक एक्शंस. वो आप एक्शंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रूव करना है कि आप कितने अच्छे हैं, कि आप कितने अच्छे हैं. डू नॉट डू दैट. ओके, ऑलवेज बी जेन्यून एंड कोलैबोरेशंस पे फोकस करो, ठीक है? बाकी लीडर का तो बताया था ना, लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था, ठीक है? कि आपका प्रेजेंस, आपके प्रेजेंस के कारण, लीडर का प्रेजेंस के कारण ही सब कोई अपना बेस्ट दे, सब कोई अपना बेस्ट दे, सब कोई अपना बेस्ट दे, इंक्लूडिंग द लीडर. यही होता है लीडर. तो ये याद रखना. आप जो ओवर डोमिनेट करेगा वो लीडर नहीं होता है. उसको अपना दिखाना होता है, ईगोइस्टिक, कि मैं कितना अच्छा हूँ, राइट? तुमसे तो हो नहीं पा रहा, रुको मैं करके देता हूँ. उसका नहीं होगा रिकमेंडेशन, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, है ना? आपके प्रेजेंस, आपको थोड़ा इतना हम्बल रहना चाहिए. एवरेज पर्सनालिटी रिकमेंड होता है SSB में. आपको थोड़ा हम्बल रहना पड़ेगा, है ना? आपको कंट्रीब्यूट करना. आप सिर्फ चुपचाप बैठोगे तब भी नहीं होगा, आप ज़्यादा कर दोगे तब भी नहीं होगा. इट इज़ अ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दैट मैटर्स. आपको कहाँ पे आपका रोल है आप समझना है. दूसरे लोग भी तो रिकमेंड होने आए हैं, ये भी आपको समझना है. कहाँ पे बैलेंस बनाना है, कैसे ऐसा माहौल बनाना है कि दूसरे लोग भी अपना बेस्ट दें, आप भी अपना बेस्ट दें. डैट इज़ लीडर. ओके, सो उसको आप याद रखेंगे. बाकी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एफर्ट्स. डायरेक्शन को आप याद रखेंगे. ओके, I know that this is also my role to apart from completing the syllabus, I have already completed the syllabus in all these 10 days 11 days, and I have also been punctual in mock test and DAQs. बट मेरा ये भी रोल है कहीं ना कहीं कि मैं सिर्फ बैच ऐसे बेच न लूँ. बस आपको ये भी बताऊँ कि आपका जो मेंटरिंग का पार्ट है, जो आपका डायरेक्शन का पार्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट फॉर टीचिंग फॉर मी इज बोथ ऑफ दीज थिंग्स इंक्लूडेड. ओके, आई कैन नॉट टीच स्टैच्यूज, यू आर नॉट स्टैच्यूज. ओके, जिनको कि मैं फार्मूला बता दूंगा तो वो प्रोसेस कर लेंगे और उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा. यू आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, यू आर लिविंग थिंग्स. So I need to talk to you about the living part also, right? The mentoring part also, right? So teaching is both of these things, academics also, and plus this is what I am doing today. Okay,
दिस इज़ हाउ आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग ऑलवेज, नो मैटर कोई रोक के दिखा दे. सक्सेस एफर्ट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो उसको याद रखना. तो बस सिंपल, कोई बहाना बनाने का ज़रूरत नहीं. सिंपल सा रूल है, आपने एफर्ट्स नहीं डाला, या तो मैग्नीट्यूड में कमी रही होगी या तो डायरेक्शन में कमी रहा होगा, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिला. सिंपल सा बात है. अब अगर मैग्नीट्यूड सही डालेंगे और डायरेक्शन सही डालेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा, राइट. सिंपल सा बात है. और अब अगर कोई भाई आपका, बहन आपकी, उसको सक्सेस मिला है तो प्लीज़ बी वेरी हैप्पी, हैप्पी विद अदर्स, है ना. बी हैप्पी. सोचो अगर वो तुम्हारा भाई होता तो फिर बी हैप्पी विद अदर्स. वाई यू आर नॉट हैप्पी? Okay, always be happy with others succeeding. Everyone has their own journey. Okay, you have to know this. Everyone has their own journey, and comparison will take you nowhere. Okay, see, let me tell you, I went to this SSB 5 ASP Guwahati. Okay, and we were around 59 candidate reported, and around 28 candidate got screened in. Out of those 28, only one got recommended. Okay, I also got screened in, but I got conference out. This is my second attempt. Okay, so now what I can do, that one candidate who got recommended, if I remember it right, he was from Hansraj College, Delhi University. He was pursuing math honors, okay, from Hansraj College. You can check that out. His name is Priyanshu, right, Bora. Priyanshu Bora, sir is on Instagram also, okay, so you can check him out. But the thing is, why he, can I compare, right? I cannot compare. See, 28 out of 1, if he gets recommended, that means simple, his magnitude and his direction was right and he got the success. Okay, that means, and his journey is also different, his situations, his challenges are also different, his state is also different, everything is different. You have to ask yourself this question. Okay, and do you know about when he was not getting screened in also? Do you know about Sahil sir, Sahil Dalal? ओके, आज आपको वो वीडियो दिख जाती है जब वो रिकमेंड हो गए हैं, राइट. बट व्हाट अबाउट दोज 5 टाइम्स व्हेन ही डिडंट? आज आपको वो दिख जाता है कि AR1 तुषार सर का आया है, राइट. बट आर यू देयर? उस टाइम पे आप कहाँ थे जब उनका 16 मार्क्स आया था GS में? उस टाइम पे तो कोई नहीं था, है ना. फिर वहाँ से जो इम्प्रूवमेंट का जर्नी होता है वो तो एस्पायरेंट को खुद तय करना होता है. तो वो आपको खुद तय करना पड़ेगा. आपको वो ये लिख के रखो आप कि एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी. आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा पर अपने टाइम पे ही मिलेगा, राइट. जितना भी आप हाथ पैर मार लो, आपको टाइम पे ही मिलेगा, योर ओन टाइम. और आपका टाइम ये ऐसे ऐसे एक वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, है ना. तो अपना टाइम आएगा वाला गाना छोड़ के आप ये इस पे मत रहो, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम अपन ही लाएगा. दिस इज़ द न्यू डायलॉग. ओके, तो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है. अपना टाइम लाना पड़ता है. तो लाना पड़ने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है. बैठे बैठे अपना टाइम नहीं आता है ना. आज थोड़ा जनरल बातें आपसे कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए. बाकी तो बहुत कुछ प्लान करके रखा है ना. पढ़ाने लगा तो आपका भी हालत ख़राब हो जाएगा पूरा. ये जो डिटर्मिनेंट का जो पेज है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो 65 पेज तो ये मैट्रिक्स वाले में ये सब करवाना है. उसके बाद कहाँ गया डिटर्मिनेंट, रुक जाओ, मैट्रिक्स 65 है. डिटर्मिनेंट में आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir, you're audible. Yes, भैया. क्या होता है ना कि अगर आप अगर मेरा क्लास ये डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो मेरे को कॉल कर देना अगर ज़्यादा टाइम पे, क्योंकि हो सकता है फिर मैं अकेले पढ़ रहा हूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में पता नहीं चलता कि क्लास हो रहा है या क्लास नहीं हो रहा है. इसलिए अगर ज़्यादा देर तक ऐसा तुमको नेटवर्क वगैरह ना आए तो मतलब नेटवर्क लॉस हो गया है. और अगर नेटवर्क लॉस हो गया है तो मेरे को 5 मिनट लगेगा नेटवर्क को वापस लाने में. तब तक आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे. तो ये इशू रहेगा, है ना. इस बैच में ये इशू हो सकता है कि रहे, क्योंकि मानसून भी है. लेकिन पहले ही बता चुका हूँ कि कोई क्लास मिस नहीं होगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, है ना. तो उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना और थोड़ा पेशेंस रखना. तो ये देख लो, यही 155 पेज जो है वो करना है अगले 4 दिन में. क्योंकि आपको टॉपिक आता है तो सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपको DAQ में फिर 50-50 करके आपसे सॉल्व करवाऊंगा. उसके बाद फिर आपका मैट्रिक्स कहाँ गया, मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में भी ये 65 पेज के आसपास है ना. आपको ऑलरेडी पता है कॉन्सेप्ट, बस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग है वेरिएशन में. उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर का ये बुक है, इसको पूरा करेंगे. और फिर ये है, ये करना है. अरे हट जाओ. उसके बाद तो कुछ नहीं. हाँ, उसके बाद ये NDA का PYQ है, 5 ईयर्स का मैं करूँगा आपके साथ. बाकी पिछला पहले तो आपको 5 ईयर्स का ही करना चाहिए, है ना. इसमें 2024 1 से लेके पीछे तक का पूरा इंक्लूडेड है.
और बाकी उसके बाद आपको जो भी अगर करना का मन हुआ तो उसके बाद का करिए, वो आपको मैं बुक अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपके पास बुक नहीं है। मेरे पास पीडीएफ में वो बुक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपको पासवर्ड बता दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिए। तो यही है। आई होप कि यू विल नॉट माइंड, जस्ट गिव मी जस्ट 10 more minutes to discuss all of these things. May I? आप ये थोड़ा, ये जो एक्स्ट्रा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या मैं ये डिस्कस कर लूँ? यस भैया। Yes, sir. Yes, sir. यस भैया। ओके, भैया मेरा एक डाउट है रिगार्डिंग ये बैच से। बोलो भैया ना। जो हमने लास्ट टाइम वो क्रेमर रूल पढ़ा था ना, जैसे कि आपने 9th वाले वीडियो में बोला था कि उसके कुछ एक्सेप्शन भी होता है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा था कि भैया जैसे कि जो आपने ये डीएक्यू का वो भेजा है पीडीएफ, तो उसमें बहुत सारे यूनिक सोल्यूशन भी आ रहे हैं, तो हम लोग उसे क्रेमर मेथड से कर सकते हैं ना? आपने हाँ बोला था कि कर बिल्कुल, देना। बिल्कुल यार। देखो, लेक्चर 9 को अच्छे से सुनो मेरी हर बात को। तो मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला है कि जब यूनिक सॉल्यूशन अगर निकालना हो, जब यूनिक सॉल्यूशन यस निकालना भैया। हो, तब आप कौन सा रूल लगा सकते हैं? क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिक के अलावा और कुछ आए तो प्लीज़ क्रेमर्स यस रूल भैया। मत लगाइए, क्रेमर्स रूल मत यस लगाइए, भैया। मैट्रिक्स मेथड लगाइए, ठीक है। यस भैया, क्लियर? ठीक है भैया। क्लियर ना? ओके ओके, यस भैया। ठीक है। सो विथ ऑल योर परमिशंस, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग सम मोर टाइम आउट and around 10 to 15 minutes to discuss these general things that we are discussing, because since it is the starting of the course, right, almost we are about to just complete one chapter. That is why I want you all to be in a right track for the rest of the course. हाँ, तो सबसे पहला मैं बता रहा था आपको कि योर ओन टाइम, जो आपको अपने टाइम पे ही चीज़ें मिलेंगी। सबका अपना अपना टाइम होता है सक्सेस का, ठीक है। आपने अभी सुना नहीं है स्टोरी, आपको ऑलरेडी अबाउट फेलियर्स वाले में बताया था कि कोई 22 अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहा है, राइट, ओके। कोई कार्तिक, फ्लाइंग ऑफिसर कार्तिक ठाकुर है, वो रिकमेंड हो जाने के बाद फिर उनका वो मार्टर हो जा रहे हैं वहाँ पे, या फिर शहीद हो जा रहे हैं, जो भी बोलो, है ना, वो एकेडमी में। तो सबको अपने अपने तरह का फेलियर। सीडीएस में अभी AR1 आया था, AFA में, अब लेकिन वो मेडिकल आउट है, मेडिकल आउट। AR1 था, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है AR1 लाने में, ठीक है। फिर SSB से भी AR1 लाने में, AFA के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है AFA का। लेकिन फिर वो मेडिकल आउट है, मेडिकल आउट। उनके दोस्त वो फाइटर पायलट बनने जा रहे हैं, पर वो मेडिकल आउट है। तो बात वही है, सबका अपना अपना टाइमिंग है, ओके। अपना टाइम आपको देखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को। आपके टाइम पे ही मिलेगा, आप कितना भी हाथ पैर मान लो। ही गॉट रिकमेंडेड बिकॉज ही हैज़ रीच दैट लेवल, है ना। उसका टाइम आ गया, है ना, उनका टाइम आ गया, है ना। उनको वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिला, सक्सेस एफर्ट्स का जो है बैलेंस बना, तो वो आ गया। आपको जब अगर वैसा आएगा तो भी होगा, ठीक है। तो याद रखना। बाकी दूसरा दूसरा जो बात है कि वक्त कितना भी बुरा होता है ना, जो अपना टाइम होता है, टाइम टाइम बॉब डायलन का एक गाना है जिसका नाम है टाइम इज अ चेंजिंग, फॉर द टाइम्स दे आर अ चेंजिंग। एंड उसमें एक लिरिक्स है, फॉर द लूजर्स नाउ विल बी लेटर टू विन, ओके, टाइम्स दे आर अ चेंजिंग। इट इज़ फ्रॉम बॉब डायलन। सो याद रखना, ओके। सो विल चेंज, कितना भी आपका वो वक्त वो चल रहा हो, इट विल चेंज। अभी तो आपका स्टार्टिंग है, राइट, एंड आई होप यू ऑल विल गेट सक्सेस इन द वेरी स्टार्टिंग, ओके। आई होप you all get recommended in the very first attempt, you also get married in and get the service of your choice, okay. But even if you get the service of your choice, life will, there is no promise of normalcy in life. You'll always be facing challenges in academy also, everywhere, right. तो उस समय आपको ये सब लेसन्स काम आएगा कि आपको जो है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। आपके हाथ में दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, वो है ये। इसके अलावा कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, इन कंट्रोल। सो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, केवल उस पर फोकस करिए। योर एफर्ट्स आर इन योर कंट्रोल ओनली। योर योर रिजल्ट, द रिजल्ट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। दिस इज़ अ हार्ड रूल ऑफ नेचर, यू हैव टू लिव बाय इट, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे कभी ये नहीं लिखता हूँ कि आपका पीडीएफ में नाम लाना है या ये, फिर मैं कुछ भी, देखो मेरा जो लिखने का तरीका है वो अलग है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ AR1 जितना एफर्ट्स डालना है, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप AR1 जितना एफर्ट्स डालेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन AR1 जितना एफर्ट्स डालेंगे तो आप एक चीज़ से बच जाएंगे, और वो चीज़ बहुत दुख पहुँचाता है लास्ट में। वो चीज़ क्या है पता है, जिससे आप बच जाएंगे, वो आप नोट कर लीजिए। वो चीज़ है रिग्रेट। रिग्रेट बहुत हैवी होता है, आप रिग्रेट से बच जाएंगे। अगर आप AR1 जितना एफर्ट्स डालेंगे और फिर आपका नहीं हुआ, तो आप बच जाएंगे रिग्रेट से। लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, राइट,
तो आप लाइफ में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब कहीं पे कोई टीचर का नौकरी कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो आप रिग्रेट करेंगे। जब भी आपके सर के ऊपर से कोई जहाज़ उड़ेगा, फाइटर पायलट, तो आप रिग्रेट करेंगे। जब भी आपके आँख से आगे से नेवल शिप गुजरेगा, तब आप रिग्रेट करेंगे। वेन एवर यू विल सी समवन इन ऑलिव ग्रीन, यू विल रिग्रेट। वेन एवर यू विल सी समवन इन परफॉर्मिंग ऑन RDC, रिपब्लिक डे कंटिजेंट, राइट, परेड, यू विल बी रिग्रेटिंग। ओके, तो रिग्रेट बहुत हैवी होता है, इसलिए रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका होता है, पुट इन बेस्ट एफर्ट्स। इसलिए AR1 जितना एफर्ट्स हमारा डायलॉग भी है, तो वो याद रखना, आगे भी आपको काम देगा, आई होप। ओके, सो दिस इज इट। यही सब छोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो अब बहुत सारा बात आपको आपका क्लास में स्टार्ट करते हैं। अब बाकी जो भी बात बच जाता है उसको हम फिर अलग से डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तो इतना ही याद आया मेरे को, तो मैं आपको बता दूँ। बाकी एक और बात बता देता हूँ कि कल संडे है, कल SSB बैच में जिन लोगों का इस बार रिटर्न निकला था, उन लोगों को मैंने SSB वाले बैच में ऐड किया है, राइट। जिन लोगों का भी रिटर्न निकल जाएगा उनको मैं फ्री में SSB बैच में ऐड कर दूंगा। दिस बैच विल ऑलवेज भी फ्री। अभी तो फ्री ही है ना, इस बार वाले अटेम्प्ट के लिए। अब बैच से कोई रिकमेंड हो जाता है तो फिर उसका देखेंगे फिर आगे, लेकिन अभी फ्री है। तो मैं कोई DIPR ट्रेंड नहीं हूँ, ऑलरेडी बताया है ना। कुछ एक्सपीरियंसेज है मेरे पास, कुछ एनालिटिकल स्किल है, उससे मैं आपको कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगा, अगर आपको वो अच्छा लगेगा। और बाकी किससे कोचिंग लेना है नहीं लेना है, वो जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा। आप खुद का स्कैनर करके पहले आप खुद से एनालाइज करिए कि ये बात जो बता रहा है ये आदमी, ये लॉजिकल है नहीं है। उसके बाद आप एक डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो SSB बैच का जो क्लास है ना, कल होगा 10 बजे, कल 10 AM पे। ये SSB का एक 10 to 12 मॉर्निंग में एक सेशन होगा। तो अगर आपके पास वो टाइम हो ना, वो आप अटेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक बार कल पूरा ही बता दूंगा SSB से रिलेटेड। एक वीडियो में ट्राई करूंगा कि सब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है SSB को लेके, या फिर SSB में किस तरह से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन 2 times एंड 2 times कॉन्फ्रेंस आउट। तो दोनों बार का मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग ऐड करके है, तो यूल गेट एस्पायरेंट पर्सपेक्टिव। बाकी मेरा रिसर्च आपको मिल जाएगा, जो भी GTO के लिए किया था मैंने, PPDT के लिए, ये के लिए, वो के लिए, ठीक है। तो उसको समराइज़ करके मैं आपको इसमें बता दूंगा। ऑलराइट, ओके। अब एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ऑलराइट ना? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। यस भैया। समझ में आ गया ना इतना? Yes. ओके, लालित्या, अंडरस्टूड? ओके, यू आर नॉट ऑडिबल। मानस? No, sir. Understood. Understood. हाँ हाँ, ओके ओके ओके। यस भैया, अंडरस्टूड। संजना? ओके, आई होप यू नो अंडरस्टूड इट। संजना, आपको आवाज़ आ रहा है मेरा? आई थिंक मे बी सम नेटवर्क इशू, राइट। नो प्रॉब्लम। सॉरी, अंडरस्टूड ना? यस भैया। हाँ, यस भैया। अंडरस्टूड ना? ओके 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 ओके। नाउ लेट अस मूव। ओके, लेट अस मूव। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गया, राइट। बाकी बातें कल में, बाकी बात मैं आपको वो उसमें भी बोलता हूँ डायलॉग में भी, कि काम सॉरी, बात कम काम ज़्यादा, राइट। जब भी मैं आपको पोस्ट करता हूँ तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी देखो क्या कहते हैं, आज क्लास हुआ था अपना। एक मिनट रुक जाओ। सॉरी, आप बाइसेंस वाले में नहीं आए थे? नो भैया। क्या हो गया? भैया उस समय मैं कहीं बाहर था भैया, अच्छा अच्छा। अर्जेंट काम था। अरे आज बहुत अच्छा बताया था, देख दे, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। यस भैया। ओके हाँ भैया। ठीक है, एक मिनट रुक जा। ये देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट, कल से प्रॉपर आज इन लोगों को समझा दिया है थोड़ा, कल से बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आज तो पूरा हिमाचल ही है ना, ये सब कुछ, देवभूमि वगैरह, दलाई लामा, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। तो पहले सॉरी, अगले क्लास में आने से पहले ना, पहले ये वाला जो अपलोड करूँगा ये देख के आना, ठीक है। ओके भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर समझ में आएगा कि क्या बता रहा था, नहीं बता रहा था। तो जब भी मैं वो आपको भेजता हूँ कुछ भी, तो उसमें मैं आपको लिखता हूँ ये सब सपने आपके तो एफर्ट्स किसके, ठीक है। और ये भी लिखता हूँ कि बात कम काम ज़्यादा, ठीक है। इसलिए आप बात कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर एंड मैम, आई वेलकम यू अगेन। जय हिंद, गुड इवनिंग। नेम इज SSB एक दास्तान, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट this lecture number 11 for matrix and determinant. For the next 4 days it will be very hard practice for you all. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में भी। ओके, एक टॉपिक है जो अभी भी मैंने आपको नहीं बताया डिटर्मिनेंट में, किसी को पता है क्या टॉपिक है वो?
बोलो बोलो बोलो, क्या टॉपिक है? Where the area of a triangle with the help of determinant. यस यस, वेरी गुड। ये टॉपिक जो है आई हैव नॉट डिस्कस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट स्मॉल, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद हम चलेंगे आर डी शर्मा को करेंगे। ये देखो, 1 मिनट इसको एक बार देखो, विल बी बैक इन 1 मिनट। Okay, now let us start. I hope you are keeping a pen and a paper with you, not to note down anything, but just to solve if I say you to solve anything. And keep taking screenshots and then make notes, I know, separately at a time. And then yes, and when you are done, you can send it to me weekly. Just be a little bit accountable. मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, आपको डेली कुछ भेजना है मेरे को, तो वो भेजना आपको, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको डेली भेजना है, राइट? सो डैट आई, DAQ वगैरह तो है ही, इसके अलावा जो आप नोट्स में जो आप कर रहे हो, वो जो आपका मैथ का नोट्स जैसे तानिया ने भेजा था मुझे, राइट, तो वो नोट्स आप भेजोगे आप मुझे संडे को, एक चैप्टर का बन जाए या जब भी बन जाए, तो नोट्स आप मेरे को PDF बना के सेंड कर दो कि ठीक है ये मेरा नोट्स है। उसके बाद GAT में आपको ऑलरेडी बताया है कि GAT में क्या भेजना है, बाकी कल के क्लास में फिर बताऊंगा कि क्या भेजना है, ठीक है? अब बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पर। देखिए ट्रायंगल क्या होता है, चलिए वापस आते हैं, एकदम यहाँ पर फोकस करते हैं। योर माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग शुड बी हेयर कमिटेड टू दिस टास्क। ओके, दिस इज इट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। 3 पॉइंट से मिलके हमारा बनता है सर ट्रायंगल, और ट्रायंगल पे हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x, y, तो x, y इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, इनको मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जहाँ पे x वाले को हम बोलते हैं क्या, x वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना? स्पेलिंग गलत हो सकता है, देख लेना। और y वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। या फिर आप इसको x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और इसको y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो हर पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट होता है एक प्लेन में, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, जैसे x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। ओके, तो इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको शायद उसमें पढ़ाया गया होगा। अगर आप क्लास 11 पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर मालूम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला जो कि है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर है आपका x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको मालूम है पहले से, बताइए। Yes भैया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका कोनिक सेक्शंस, आप जब ट्रायंगल वगैरह स्ट्रेट लाइंस वगैरह पढ़ते हैं तब आपका सर एंड मैम ये फॉर्मूला आता है। तो x1 y2, इसको याद कैसे करते हैं, बहुत आसान है। हाफ, मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, ऐसे याद करिए, 123 123, फिर 231 231, फिर 312 312, ऐसे इसको याद करते हैं। ये पहला वाला नंबर है वो x को दिखाता है, मतलब x1, फिर ये दोनों नंबर y को दिखाता है, ये x को दिखाता है, फिर y को दिखाता है, फिर x को। ये ट्रिक है इसको याद करने का, तो इसको याद हो जाएगा आपको। देखो, जैसे यहाँ 1 है तो x1, फिर यहाँ 2 है तो y2, फिर y3, इसी तरह से x2 y3 y1, इस तरह से, ठीक है? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेपरेट फॉर्मूला है। लेकिन अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट में क्यों पढ़ रहे हैं आखिर? डिटर्मिनेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ना सर एंड मैम, तो आपको यही वाला फॉर्मूला आएगा, यही वाला जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसीलिए हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, आपको एग्जाम में 3 पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम को आपको x1 x2 x3 से फिल कर लेना है, x1 x2 x3 से फिल कर लेना है। देखो कैसे फिल करेंगे, ये आपका पहला पॉइंट है x1, फिर x2, फिर x3, इससे फिल कर लीजिए, x1 x2 x3। फिर दूसरा पॉइंट है आपका y1 y2 y3, इससे फिल कर लीजिए, y1 y2 y3। और उसके बाद जो आपका लास्ट वाला जो कॉलम बच जाता है, इसमें आप 1 1 1 फिल करिए। क्या फिल करिए? 1 1 1। और उसके बाद यहाँ हाफ लगा दीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट को, तब भी आपका यही आएगा। आप इसको, मैं आपको HW में दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके ट्राई करिएगा। इसको सॉल्व करके आपको बिल्कुल ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ये
यहाँ से भी एवेलुएट देखो, एक चेक भी करके मैं बता सकता हूँ। देखो x1 एवेलुएट अगर करेंगे, ये इस तरह से हाइड होगा, इस तरह से हाइड होगा, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा y2 माइनस y3 और x1, तो ये टर्म आ जाएगा x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री। इसी तरह से अगला करेंगे तो x2 इंटू वाई थ्री माइनस वन, ये आ जाएगा एवेलुएट करके। यानी कि दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, अबाउट द दिस थिंग कॉल्ड अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और कुछ चीज़ें आप हम याद रखेंगे, जैसे कि क्या, एरिया जो होता है सर एंड मैम हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, एरिया हमेशा हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि एरिया देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए, तो साइड स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर देते हैं ना किसी चीज़ का, इसीलिए एरिया हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसलिए हमेशा अगर डिटरमिनेंट आपका निगेटिव भी आ रहा है तो हम उसका कैसा वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हमेशा एरिया पॉजिटिव बना के रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एरिया गिवन हो तब क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन हो तब हम जो है उसका बोथ पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू लेंगे फॉर द कैलकुलेशन, याद रखना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो आप एक्स का कैसा वैल्यू लेते हैं बताइए, प्लस माइनस सॉरी रूट 4 ऐसे लेते हैं ना, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 4, एक्स बराबर क्या आता है प्लस माइनस 2। ये ऑलरेडी एक ये बात डिस्कस हो चुका है पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 गिवन है तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो एक्स का वैल्यू रूट 4 यानी कि प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है कि एक्स के जगह हम क्या रखेंगे कि 4 आ जाए, तो माइनस 2 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, राइट। लेकिन रूट 4 एक पॉजिटिव नंबर, रूट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है हमको, ओके, तो वो आपका 2 ही आएगा। बाकी एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया है कि नहीं, इस ट्रायंगल का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरिया है, राइट। एरिया इसका कुछ भी हो सकता है, एरिया 10 हो सकता है, मान लो 10 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन अगर मानो कि ये वाला पॉइंट मैं क्या करूँ कि ये वाला पॉइंट को खींच के नीचे ला दूँ नीचे, तब क्या होगा बताओ, तब ऐसा होगा ना कि बी, फिर यहाँ पे सी और ए को खींच के हम नीचे ले आएंगे तो ए, तो तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट जो, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएं तो उन तीनों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उन तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर बोलते हैं। और तब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, अब तो ट्रायंगल बिल्कुल फॉर्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम माने कि ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, बताओ कितना होगा बताओ। वे 0। 0 होगा, राइट। तो यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। तो याद रखना, यानी कि अगर आपको पॉइंट को कोलिनियर साबित करना हो तो आप डिटर्मिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड आप याद रखना, डिटर्मिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये अगर आपका मल्टी डायमेंशनल सोच है तो ये क्वेश्चन अगर आपका उसमें भी आता है आपका स्ट्रेट लाइन में कोनिक सेक्शन में, तब भी अगर आपको याद है कि अरे इसको तो डिटर्मिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल के अगर करेंगे ना, तो आपका अगर एरिया 0 आ रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट से पास करने वाले ट्रायंगल्स का अगर एरिया 0 आ रहा है ना, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स ही होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो याद रखना। बाकी अब देखो इस पर एक एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आपको DAQ में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो बहुत आसान है, मैं आपको क्या सिखा रहा था ऑलरेडी कि जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका x1 है, ये वाला पॉइंट आपका y1 है, फिर ये x2 है, ये आपका y2 है, फिर ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। तो अब फिल कर दो, बस यहाँ हाफ लिख दो और इस वाले में आपको फिल कर देना है कौन सा, x1 वाला, 3 माइनस 4 5, तो देखो 3 माइनस 4 और 5, उसके बाद 8 2 1, 8 2 और 1, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में 1 1 1 ऐसे फिल कर देना है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट तो आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एवेलुएट कर लीजिए। या फिर अगर आपको 0 बनाना है, देखो प्रॉपर्टी, देखो जब प्रॉपर्टी पढ़ा है तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कोई आएगा आपको बताने तब आप अप्लाई करोगे, ऐसा थोड़ी है। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, इफ़ यू हैव रेड प्रॉपर्टीज़, आप जहाँ मन चाहो तहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ 1 को 0 बना लो, तो 1 को 0 कैसे बनाएंगे बताओ, बोलो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 को 0 बनाने के लिए, नाम बताओ। बोलो। वे एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ वो हाँ, वाला। वो नाम बताओ, R2 में ऐसे बताओ, R2 में।
भैया R2 मे बी R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, ठीक है, वेरी गुड। मे बी बोला क्या, मे बी? यस भैया, वो हाँ गलती से निकलेगी। हाँ, मे बी मत बोलना, ठीक है। ओके। मे बी इज़ अ वेरी बैड वर्ड, ओके। वो फिर एसएसबी में दिक्कत देगा, मे बी कभी मत बोलना। वहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओके सॉरी टेल मी व्हाट इज़ 45 प्लस 39। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 45 प्लस 39, एक मिनट जोड़ लो दिमाग में, है ना। 45 है और 39 है, तो ये 40 30 70 हो गया, और 70 5 72 84 हो गया। तो वहाँ पे जवाब क्या देते हैं, सर अप्रॉक्स 84। तो सोचो फिर कितना तुम्हारा वहाँ पे पोपट बनेगा, है ना। फिर वो तुमसे यही पूछेगा, रियली सॉरी, है ना, यू आर ट्राइंग टू बिकम ऑफिसर, यू आर सेइंग 45 प्लस 39 अप्रॉक्स 84। तो ये आपको स्ट्रेसफुल माहौल में ये चेक होगा, तो थोड़ा टाइम लेके बुद्धि का प्रयोग करके कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। जिस गलती हो जाएगा ना, क्या होगा, पर ये 120 डेज आई वॉन्ट यू टू बी ब्रेव एवरी वन। मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन गलत हो जाएगा तो कम से कम वो मेरा वो एफर्ट्स जो है वो तो दिखेगा, आई एम नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट, आई एम बीइंग बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, एंड आई विल करेक्ट माई मिस्टेक। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू। सो R2 माइनस R1, एंड देन R3 में R3 माइनस R1, तो ये कर लो। तो इन दोनों को घटाओ, तो -4 -3 -7 2 -8 -6, यहाँ 0। इन दोनों को घटाओ, 5 और 3 को, इसको 2, उसके बाद 1 -8 -7, और 1 -1 0। अब किस कॉलम के अलॉन्ग करेंगे, C3 के अलॉन्ग एवेलुएट कर लो। ये आपका 1/2 आएगा, और इसको एवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 49 और प्लस 12। तो 49 और 12 61/2, ये आपका सही आंसर होगा। बहुत लोगों का यहाँ साइन में गलत होता है, तो मैं अगर आपका जल्दी जल्दी में नहीं हो रहा है, आपको अगर जल्दी करने नहीं आता तो लिख के कर लो आराम से। -7 इंटू -7 49 होगा, फिर 2 इंटू -6 क्या होगा, लिख के प्लीज़ कर लीजिए, है ना। टाइम बचा के कहाँ जाओगे, राइट। अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर टाइम बचा के कहाँ जाओगे, जो 2.5 घंटा आपके पास मिल रहा है ना। अगर उसमें आपको पूरा यूज कर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्यूरेसी पे फोकस करो ज़्यादा। आप किस पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे। पहले बना के फिर क्या करोगे, तो 49 यहाँ, उसके बाद माइनस का साइन बीच में डाला जाता है, फिर 2 और -6 तो -12 होता है, तो फिर ये माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। ऐसे एग्जैक्ट आपको प्रैक्टिस करना है इस तरह से। यहाँ पे बहुत बच्चों का गलती हुआ था, है ना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका गलती होता है तो इसको प्लीज़ गलती मत करिए। 61/2, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अगला जो टाइप है वो है एग्जाम्पल 18, वो है आपका ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस मेथड से ना आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालने के लिए आता है। तो लाइन का इक्वेशन आपको 2 पॉइंट दिया होगा, जैसे देखो ये आपका है A13, और दूसरा पॉइंट है आपका B00। तो ये दोनों पॉइंट आपको गिवन है। अब आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर आप एक और कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पर एक और कोई पॉइंट मान लीजिए P, और इसको बोल दीजिए x, y। अब 3 पॉइंट हो गया। क्यों 3 पॉइंट क्यों मान रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल तभी बनेगा ना जब 3 पॉइंट हो। तो ये 3 पॉइंट आपने मान लिया, कहीं भी मान लो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया या APB बनेगा ना, ओके। यहाँ पे ABP बन रहा है, तो ABP भी कर सकते हैं, APB भी कर सकते हैं, उसका एरिया 0 होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको एरिया 0 होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ हाफ लिखेंगे। उसके बाद देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है आपका, है ना, यहाँ से देखो 1 है। उसके बाद आपका यहाँ जो एंट्री है वो x है, और यहाँ जो एंट्री है 0 है। तो अगर अब मैं अपना लिख के बताऊँ तो ऐसे लिखूँगा 1x0। उसके बाद फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे y, फिर 0, 3y0, फिर क्या लिखेंगे 1 1 1 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म। तो हाफ तो उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, और इसको यहाँ इवेलुएट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका y-3x इजिकल टू 0। सो y इजिकल टू 3x, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इजिकल टू 3x। आई होप आपको समझ में आया हो। और ये जो y इजिकल टू 3x है, आपको मैं बताऊंगा कि y इजिकल टू mx और y इजिकल टू mx प्लस c, दो तरह का लाइन होता है। इन दोनों तरह के लाइन को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम कोनिक सेक्शंस जब पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और y बराबर mx वाला कोई भी लाइन कहाँ से पास करता है बताओ, y बराबर mx का कोई भी लाइन कहाँ से पास करेगा, बोलो।
ये लाइन आपका ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से। खुद तो सोचो सोचो, एक्स को जीरो डालेंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स को जीरो जीरो। डालेंगे जीरो आएगा, तो जीरो कोमा जीरो कहाँ पर आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक इंटरसेप्ट काटता है वाई एक्सिस पे, सी क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब एक हिस्सा काटता है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस। तो ये आपका कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपका, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये आपका लाइन हो गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही आपका सी इंटरसेप्ट है इतना दूर। तो डोंट वरी, विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स लेटर। फिलहाल तो यहाँ आते हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। आगे क्या करना है, एक मिनट होल्ड करना। ओके, आई एम बैक। इग्नोर द नॉइजेस, राइट, आई विल टेल यू लेटर व्हाट वाज दैट। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल अगेन। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के इफ डी के जीरो। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ये तो हो गया। फाइंड के फाइंड करना है। इफ डी के जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो एक पॉइंट फाइंड करना है ना, डी के जीरो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 3 स्क्वायर यूनिट है तो खत्म। इसको भी वैसे ही बना लेंगे ना, ए बी गिवन है, देखो लेट मी क्लियर द ग्राउंड, या फिर लेट मी नॉट क्लियर, यू नो, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट लेटर कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। यहाँ पे बता देता, ए बी डी, ए बी डी, तो ए आपका 1 3 है, बी आपका 0 0 है, और डी आपका के 0 है, तो लिख लो बस। देखो ए आपका 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखो, देखो ये 1 है। फिर बी आपका 0 है ना, तो यहाँ 0 लिखो। फिर सी आपका ये जो अगला पॉइंट है के, ये लिखो। फिर उसके बाद इसी तरह वाई लिखो 3 0 0, ये देखो ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद अगला 1 1 1, फिर इसको सॉल्व कर लो। और देखो यहाँ प्लस माइनस 3 क्यों लिया है बताओ, अभी बताया था ना ऊपर, अगर एरिया गिवन होगा, देखो एरिया अगर गिवन होगा तो हमको +3 भी लेना है और -3 भी लेना है। इसको सॉल्व कर लेना, तो के का वैल्यू +-2 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया। Yes, sir. आई होप Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस मूव। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको डीएक्यू में भेज दूंगा। 4 5 सवाल ही है इसमें, है ना। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन, सो डेट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका डिटर्मिनेंट बना लो। बताओ क्या आएगा, ए, फिर यहाँ पे आएगा बी, फिर यहाँ पे आएगा सी, फिर इसका बनाओ, फिर बी प्लस सी, फिर आएगा सी प्लस ए, फिर आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा 1 1 1, ये आ गया। अब कॉलिनियर साबित करना, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अब बताओ मेरे को, कोई बताएगा कि क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे करेंगे, बताओ एनीवन, कैसे इसको डिटर्मिनेंट 0 लाएंगे। प्लीज थिंक। भैया, हम्म, हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर सकते हैं और हाँ, उसे कॉमन ले लेंगे, तो वेरी गुड, वेरी गुड। सी, तो जैसे सौर्य ने सोचा ना, बस वैसा ही सोचने का मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। और क्यों, आप देखो आपको सोचने का वो तरीका है RGDFC। देखो आप क्यों रैंडम क्यों सोच रहे हो, रीड वेल, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है, इसको देख लो पहले बढ़िया से, ये है। उसके बाद गिवन, गिवन तो आपका यही है। डिमांड, आपको मैं क्या डिमांड बता रहा था, याद करो। डिमांड क्या, मैं आपसे क्या पूछ रहा था, किसी तरह 0 ला दो, किसी तरह इस पूरे का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर 0 कब आता है। आप क्या इस पर सोच रहे हो, फॉर्मूला का मतलब क्या, फॉर्मूला या फैक्ट्स, एफ से क्या मतलब होता है, फॉर्मूला या फिर फैक्ट्स। तो प्लीज़ लॉजिकली सोचो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा कि मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ। इफ़ यू विल थिंक रैंडम, कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर एग्जाम निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। RGDFC लगाओ, आपको हमेशा आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट तुरंत मिलेगा। तो सॉरी, डिमांड पे सोच रहा है, डिमांड पे, कि डिमांड क्या है, 0, डिमांड है 0 लाना। अब आप ये सोचो कि डिमांड 0 मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब आता है। क्या कोई ऐसा प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा है, क्या हमने कोई ऐसा प्रॉपर्टी साथ में पढ़ा है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता हो। एनीवन बताओ, सॉरी के अलावा कोई और बताओ, क्या कोई प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ा है जिसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता हो, कोई पढ़ा है तो बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना। पढ़ा है, याद नहीं है तो भी चलेगा। पढ़ा है, कुछ भी मेमोरी में फ्लैश के तरह याद है वो भी बोलो, या फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं है। वाई और ब्लैंक।
tell just anything, right? In your defense you can say anything. See, now let me tell you one thing. This response that you are giving to me na, this response is called flight response. Okay, आप पूरा SSB आज सीख लोगे, राइट? आज ही SSB सीख जाओ, आपका देखो यहाँ ये वहाँ पे होने वाला है. किसी भी सिचुएशन में दो ही रिस्पॉन्स होता है, फाइट या फ्लाइट. ओके, तो अभी जो आप कर रहे हो बिना आंसर दिए वो है फ्लाइट रिस्पॉन्स, और दूसरा रिस्पॉन्स होता है फाइट रिस्पॉन्स. तो लीडर हमेशा ये वाला रिस्पॉन्स देता है ना, ही और सी स्टेज अकाउंटेबल. अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए? येस और नो, इट्स सिंपल. येस लालित्या, हैव यू रेड एनी सच प्रॉपर्टी? Sir, या बोलो बोलो, एनीथिंग. I mean, हाँ हाँ बोलो. दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा. हाँ हाँ, एक ही पता है मेरे को. अब तो यही एक ही है लालित्या, तो फिर दो कैसे पता होगा? यही तो है बस, है ना, यही है Yes. प्रॉपर्टी है. ओके, एक मिनट रुक जाओ. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ना, कि अगर देखो यहाँ पे अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए ना, यहाँ पे दिया है देखो प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी. इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है. और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है? तो डू नॉट शो दिस रिस्पॉन्स. ओके, आपको दिक्कत हो जाएगा, राइट? यही क्लास में चलते चलते कोई SSB का मैं कोई बैच वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट? क्लास में ही करते करते बीच बीच में बताऊँगा, लिखते रहना. SSB का जो भी बताऊँगा, फाइट और फ्लाइट, तो याद रखना हमेशा आपको फाइट वाला रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स बहुत गलत होता है ना, बहुत निगेटिव मार्क मिलेगा आपको फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स. फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स मतलब क्या दिखाता है पता है? इरेस्पॉन्सिबल. फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स मतलब इरेस्पॉन्सिबल. वो बहुत कुछ दिखाता है, सेल्फ कंसिडर्ड, ईगो, है ना, भागना, डरपोक, लैक ऑफ करेज, पूरा OLQ इफेक्ट हो जाता है उससे. लेकिन जब फाइट वाला रिस्पॉन्स होता है तब अकाउंटेबिलिटी दिखता है. तब क्या दिखता है? अकाउंटेबिलिटी, आप जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है, ठीक है? सारा OLQ दिखने लगता है जब फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ना. एक्सेप्टेंस दिखता है गलती का, कि हाँ हमने गलती की थी, तो कोई बात नहीं, इंसान है तो गलती करेंगे. एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक होना चाहिए, मिस्टेक किया है तो एक्सेप्ट करना, है ना? और उसके बाद इम्प्रूवमेंट, ये सब दिखता है. तो प्लीज़ योर चेंज योर माइंड सेट फ्रॉम फ्लाइट टू फाइट. ओके, नो, हेवन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल. ओके, this is very simple. You are learning, everybody makes a mistake. You are not murdering anyone. This is simple, you are learning. Obviously you will make mistake. One who will never makes a mistake, will never learn a new thing, right? Don't be after that you will always be gold medalist in everything, right? You cannot be gold medalist in everything. Even in Air Force, right, they commit mistake, right? Sometime we have friendly fire, we have killed our own personals, right, from our own air missiles and all that. Things happen, right? But we keep on improving. सो यस, दिस इज़ अबाउट इट. तो ये जो बताया ना, ये इस पे सोचना था आपको कि क्या फार्मूला या फैक्ट्स लग सकता है. तो आपको याद आता, अरे इसमें तो वो लगेगा, जैसे अभी लालित्य आपने बताया कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए. दो रो या दो कॉलम, मैं आपको जो पढ़ाया था ना वो रो के लिए लिखा था, पर वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रो में तो 1 1 1 है ना. अब कैलकुलेशन करना है, सोचो अब कैसे इसमें हम दो रो को आइडेंटिकल बनाए. तो आप सोचो कि देखो यहाँ A है और यहाँ B+C है, यहाँ B है, यहाँ C+A है, यहाँ C है, यहाँ A+B है. यानी कि नेचुरली अगर हम C1 में C1 और C2 को ऐड कर दे, C1 और C2 को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो क्या आएगा बताओ? यहाँ ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करो C1 में, तो A+B+C, A+B+C. यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे भी वही आ जाएगा, A+B+C. और यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? A+B+C. क्यों? ये आपको मालूम होना चाहिए. देखो आप बोलोगे यहाँ तो सर B+C+A आ रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बोलूँगा बताओ 2 + 3 + 4 बराबर नहीं है क्या 4 + 3 + 2 से, है ना? तो किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं. तो A+B+C, उसके बाद क्या आएगा? B+C, C+A, A+B, और फिर क्या आएगा? 1 1 1. अब यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, A+B+C पूरे में आ रहा है, सब में आ रहा है, तो सब में इस पूरे कॉलम में आना चाहिए, तो कॉमन ले लेंगे तो A+B+C. और अब देखो क्या बचेगा? 1 1 1, B+C, C+A, A+B,
और 1 1 1। अब देखो जो हमें चाहिए था ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, खत्म। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस यस भैया। संजना? Yes, sir. ओके, प्रियांशी आई थिंक हैज़ लेफ्ट द मीटिंग ना, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव। Find the values of k. Okay, if the area of the triangle is 4 square units and vertices is this. तो ये तो आप निकाल लेना, अब k का वैल्यू निकालना है। 4 दिया है यहाँ पे, तो आप क्या लेंगे बताओ? +4 भी लेंगे और -4 भी लेंगे। क्वेश्चन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग करना है तो ये सब आप देख लेना। आप आई थिंक आपको बन जाना चाहिए। माइनर को फैक्टर ये सब तो पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना? सब ठीक है। तो अब जो है, अब हम चल रहे हैं अगले सेशन पे, है ना? जो भी डिटर्मिनेंट वगैरह फॉर्मूला आज आपका वो हुआ था FST नंबर आपका कौन सा था? 5 था ना? 5 था। आपको कंप्लीट फार्मूला टेस्ट मिला होगा, राइट? कंप्लीट फार्मूला टेस्ट, ये FST नंबर 5 था। आई होप, क्योंकि कल ही पूरा कंप्लीट फार्मूला हमने रिवाइज किया था। आई होप अब आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियर हुआ होगा, बहुत सारा चीज़ पता चल गया होगा इसके बारे में, है ना? कि कैसे करते नहीं करते। अब देखो आपके पास सब बैगेज है, सब मटेरियल है, बट देखो जो सोल्जर IMA से निकलता है ट्रेनिंग करके, ही इज़ वेल ट्रेंड, बट उसको फिर भी हम वो नहीं मान सकते कि ही इज़ अ सीजनड ना। एक वो समझता है, एक वर्ड सुना होगा तुमने, एक होता है ट्रेंड प्लेयर, एक होता है ट्रेंड प्लेयर और एक होता है सीजनड प्लेयर। दोनों में फ़र्क होता है। एनीबडी नोज क्या डिफरेंस है ट्रेंड प्लेयर में और सीजनड प्लेयर में? ये भैया जो ट्रेन प्लेयर होता है ना भैया, वो एकदम फ्रेशर की तरह होता है, मतलब न्यूली न्यूली ट्रेन होके आया होता है, और जो सीजन मतलब फिर उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है और ट्रेनिंग भी होती है, बहुत होती है। यस यस एग्जैक्टली। तो यही बात है, ठीक ना? तो यही बात है जो आप अभी जो है ना पूरा पढ़ के आप ट्रेंड प्लेयर हो, आपको सब पता है मैट्रिक्स के बारे में और डिटर्मिनेंट के बारे में, और आपका एक बेसिक ट्रेनिंग भी हो गया है जो आपका DAQ वगैरह में आपका किया ट्रेनिंग। अब आपको सीजन प्लेयर बनना है, तो सीजन प्लेयर बनते हैं एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आता है वॉर लड़ने से। और वॉर क्या है? वॉर है PYQs। ओके, सो PYQs ही वॉर है, और वहीं वो करने से आप सीजन प्लेयर बनोगे, ठीक है? तो एग्जैक्टली वहाँ पे, और वो वॉर आपको, वॉर कभी ऐसे नहीं लड़ा जाता है, वॉर हमेशा मॉक टेस्ट होता है। ओके, तो वॉर में प्रैक्टिस भी करो, है ना? ये जो प्रैक्टिस, तो मैं आपको वॉर का जो प्रैक्टिस है, मॉक ड्रिल वगैरह, आपको मैं इसमें आर्मी दिखा दूंगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है? यही आर्मी है ना? यही जो आप इस तरह का लाइफ यहाँ पे जी रहे हो, है ना? यही आपको दिखेगा कि आपको वहाँ पे भी वही करना है ना? कोई भी काम करने से पहले उनका वो ड्रिल होता है, राइट? तो जो हम करेंगे वो ड्रिल होगा, ओके? और जो आप करेंगे वो मॉक होगा। और आपको बनना क्या है? सीजन प्लेयर। तो यस, नाउ आई वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी ऑफ नाउ 3 days and 4 days to make you a seasoned player in matrix and determinant. Okay, let us start from the very starting. मैं आपको क्वेश्चन देते चलूँगा, अब आप वो रेडी हो जाइए, वो पेन पेपर लेके, है ना? जल्दी से आप कोई रफ पेज ले लीजिए, है ना? और पेन पेपर ले लीजिए एंड जल्दी से रेडी हो जाइए। आपको क्वेश्चंस बनाना होगा जल्दी जल्दी, ठीक है? लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। यस भैया, रेडी रेडी भैया। अदर्स? Yes, sir. Ready. रेडी भैया। संजना? Yes, sir. Now let's start quick and fast. Try to do fast, okay? मैट्रिक्स इज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 12 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 12, उसके बाद 12 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 6, उसके बाद 6 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 3। आई होप इतना ही हो सकता है। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 3 इंटू 4, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
डोंट वरी, आपको DAQ में मिल जाएगा, आप सिर्फ अभी देखते चलो। आपको कुछ अगर कोई इंटरजेक्शन होगा, कोई वो मेरे को रोकना होगा तो वो समझा देना, ये क्या बता दिया आपने वो बताना बस। ए बराबर AIJ इज मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, आपको दूंगा बीच बीच में सॉल्व करने के लिए। एंड फाइंड द एलिमेंट्स A24, बहुत आसान है। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम तो 6, दूसरा रो चौथा कॉलम 6 होगा। बाकी ये निकाल लेना, शो करना है कि A32 इसके बराबर होगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका दिया हुआ एलिमेंट्स ऐसे दिया है, तो बहुत आसान है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब इसमें 2 रो 2 कॉलम होगा। तो सबसे पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटन कैसे बनाते हैं, ऐसे करके स्केलेटन बनाएंगे, यहाँ 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 और यहाँ। फिर अब नाम रखेंगे, तो इसका नाम क्या है, ये अब पोजीशन निकालते चलो। ये है A11, ये है A12, ये है A13 और ये है A14। सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, ओ सॉरी। A12, ये है A21 और ये है A22, ये सेकेंड रो है ना इसीलिए। तो A11 निकाल लेना। 11 कैसे निकालेंगे, आई का वैल्यू भी देखो, A11 में क्या है, आई का वैल्यू भी 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है, तो इसमें आई और जे की जगह 1 1 रख देना। सॉल्व कर लेना, 9/2 आ जाएगा और यहाँ पे सब आ जाएगा और ये ऑर्डर बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगला चलते हैं, A बराबर AIJ और AIJ देखो, अब आपको ऑलरेडी बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स एंट्री भी हो सकता है। नहीं मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें तो आई जे है, राइट है ना। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद कॉम्प्लेक्स एंट्री, एंड आई एम कन्फ्यूजिंग इट विद कॉम्प्लेक्स। ये आई नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ आई जे इंडिकेट करता है। और आई के बारे में आपको याद है ना, आई के बारे में क्या रिस्ट्रिक्शन था, ये जनरल फॉर्म था मैट्रिक्स का। सब लोग प्लीज़ फार्मूला याद करके आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। 1 से बड़ा आई, बोलो M से छोटा, और 1 से बड़ा J और N से छोटा, ठीक है। M आपका रो है, N आपका कॉलम है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का फॉर्मूला यहीं पर आपको याद आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बोलो। नंबर ऑफ एंट्रीज टू पावर m into n। एंट्रीज पावर mn, एंट्रीज पावर mn, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, इस पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपका क्वेश्चन था कितना एंट्री फिल करना है और क्या ऑर्डर है आपका उसका प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये आप ऑलरेडी, सबसे पहले आप स्केलेटल स्ट्रक्चर से बनाइएगा, है ना, स्केलेटन बनाइएगा सबसे पहले। जैसे ऑर्डर आपको दिखा ना 2x3, तो 2x3 का स्केलेटन बताओ, बनाइए कॉपी पर। कैसे बनेगा, ऐसे बना लीजिए 2x3, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ऐसे। अब यहाँ पर ये बना लीजिए, ब्लॉक्स बना लीजिए। अब इसका नाम फिल करिए और निकालिए, ये आपका क्या है A11, ये आपका A12 A13 ऐसे निकालिए। तो A11 सब निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। आगे चलते हैं, देखो अब देखो थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं EIX वाले में। तो सिंपल है, AIJ E पावर IX साइन JX, तो इसमें भी तो वही होगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 3x2 मैट्रिक्स। देखो पहले ना, कोई भी चाहे कितना भी लेंदी सवाल आ जाए ना, कितना भी लेंदी सवाल आ जाए या फिर कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए, ठीक है, प्लीज़ बी वेरी काम। हर सिचुएशन में ऑफिसर जो है काम रहता है। एंड प्लीज़ थिंक कि अगर ये क्वेश्चन बना है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा ही, सॉल्यूशन तो पक्का होगा, सॉल्यूशंस तो पक्का होगा और हम निकालेंगे, है ना। तो ये याद रखना, ये अप्रोच रखना पहले ही ना कि क्वेश्चन लेंदी है कैसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लेंदी है तो पढ़ने का तरीका पता है ना, माउंट एवरेस्ट को कैसे क्लाइंब करते हैं ब्रेक कर करके। देखो बहुत आसान है, तो सिंपल 3x2 स्केलेटन बनाएंगे। ये आपका 1 2 3, ये 1 2 स्केलेटन हो गया। उसके बाद A11 निकालो, तो A11 क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 1, तो आई की जगह 1 रख देना, ऊपर जो आई है तो यहाँ x आ जाएगा, और j की जगह 1 रख देना तो x आ जाएगा। इसी तरह सब निकाल लेना, इसमें पुट कर देना, आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा है, इसमें भी उसी तरह से हम करेंगे। 3x2 का स्केलेटन बनाना है। A11 मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। A11 तो यहाँ पे आई की जगह 1 रखना, तो e⁻x आएगा, फिर कॉस, फिर आपका π/2, आई की जगह 1 रखना, तो आई की जगह 1 रखा हुआ है, और jx है तो j की जगह भी 1 रखना। और अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, एक मिनट देखो, e⁻x तो ये ठीक है। अब cos 90 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोला था ना कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करो। याद कर लिया ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला? सॉरी, याद याद So कर लिया? cos 90 plus theta minus sin theta. हाँ, देखो ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ये ना आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला मैं आपको जरा बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 120 क्या होगा, निकालो, एक मिनट निकालो, cos 120 कितना होगा।
भैया -1/2। उसी को मैं आपको बता देता हूँ एक बार जल्दी से। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये टॉपिक हम जरा पढ़ेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन। ग्रेटर देन 90 डिग्री, जैसे आपका साइन 120 और कॉस 120। तो पहले अगर साइन 120 है, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कॉस 120। तो देखो साइन 120 को लिखेंगे हम साइन ऑफ 90 इंटू 120 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 30। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 है ये ऑड है, ये 1 क्या है, ऑड। तो रूल क्या कहता है कि अगर ऑड है तो ट्री को चेंज कर जाएगा, ट्री को क्या कर जाएगा, चेंज। अब ट्री को कैसे चेंज करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ट्री को चेंज कैसे करेगा। जो आपका साइन है ना वो किस में चेंज करेगा, कॉस में। जो आपका टैन है वो किस में चेंज करेगा, कॉट में। और जो आपका सेक है वो किस में चेंज करेगा, कॉसेक में। ठीक है, मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बेसिकली। तो 90 इंटू 1 है, तो ये जो साइन है ना यहाँ पे ये किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। और एंगल कौन सा बाहर आएगा, एंगल जो बाहर आएगा वो ये वाला बाहर आएगा, ये वाला। ठीक है, तो कॉस क्या होगा, 30 डिग्री। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, दूसरा पॉइंट, SIGN, साइन डिसाइडिंग। तो साइन कैसे डिसाइड करते हैं, आपको रूल पता होगा आई होप, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये बहुत फेमस है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही रूल है। कैसे करते हैं देखो, ये आपका क्वाड्रेंट वगैरह है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ऑल पॉजिटिव, जितने भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी होता है ना सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से एस से डिसाइड करते हैं, एस से क्या होता है आपका साइन, साइन का पार्टनर कौन सा है, साइन का पार्टनर है कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। और ये जो है टी, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और अगले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी से कॉस और उसका पार्टनर यानी कि सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसको अब अप्लाई करो, इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन देखो 90 इंटू 1, तो 90 इंटू 1 कैसे आएगा बताओ, 90 इंटू 1 तो यहाँ तक आएगा, और प्लस कितना करना है, प्लस करना है 30, प्लस 30 करेंगे तो प्लस 30 तो किस क्वाड्रेंट में हम आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इसका साइन चेक करना है, याद रखना आपको फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसी में गड़बड़ हो सकता है। आपको नए वाले इसका साइन चेक नहीं करना है, साइन किसका चेक करना है, इसका स्टार्टिंग वाले का, है ना, स्टार्टिंग वाले का। तो साइन का इस यानी SIN साइन का साइन चेक करो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस कॉस 30 आएगा। और प्लस कॉस 30 का वैल्यू तो सबको मालूम है, बताओ प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, The √3/2. √3/2। इसी तरह से कॉस 120 जो अभी आपको दिया था वो निकालते हैं, तो वो हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 30। तो ये आपका 1 है, तो और 1 तो ऑड है, 1 तो ऑड है, तो कॉस चेंज कर जाएगा, कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। तो साइन और 30 आएगा। और अब साइन चेक करते हैं, तो 90 इंटू 1 प्लस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो होता है निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, तो इसलिए इसका वैल्यू आएगा -1/2। सॉरी यही आ रहा था ना आपका, यस भैया। ठीक है ठीक है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताया है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसको अपना नोट कर लेना अपने नोट्स में। इसी तरह से मैं आपको आगे और भी चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी आते जाएगा उसको पढ़ा दूंगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक है वो साथ में ही हम कर लेंगे, फिर बाद में तो करेंगे, लेकिन अभी जितना ज़रूरत पड़ेगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और आप देख लो जब भी आप फ्री होंगे, टाइम आपको ज़्यादा मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ चीज़ें, है ना। एक तो आप एक कोई फार्मूला सीट का अगर आपके पास वो है, या फिर मैं आपको एक बुक दे देता हूँ, ठीक है, फार्मूला सीट का एक बुक आज क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें पूरा क्लास 11-12 का जितना भी फार्मूला है ना, NDA के लिए, JEE के लिए, सब उसमें आपको मिल जाएगा। जो ये सीट मैं आपको देता हूँ ना उसका पूरा बुक आज दे दूंगा आपको, तो फार्मूला सीट थोड़ा अपने पास रखो। दूसरा, जो NDA का फाउंडेशन का क्लास था ना, फाउंडेशन का क्लास, अगर अभी भी आपने मेरा फाउंडेशन वाला क्लास नहीं किया, वो फ्री में है यूट्यूब पे,
कभी उसको डाउनलोड कर लो और ईयरबड्स अपने पास रखो, उसको धीरे धीरे कोशिश करो कि उसको कंप्लीट कर ले जल्दी से जल्दी, है ना। बहुत आपको फ़ायदा होगा फिर उससे। एसएसबी एक दास्तान चैनल है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मात्र 5 वीडियो है, आपका सबसे कम इन्वेस्टमेंट होगा और सबसे ज़्यादा आउटपुट होगा। आपको वो जो है पूरा मैथ का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे ना तो मैं मिक्स वेज बहुत सारा आने वाला है। मतलब मैं मैट्रिक्स पढ़ूंगा तो उसमें कैलकुलस आ जाएगा, उसमें ये आ जाएगा, कॉम्बिनेशन का भी बहुत सारा आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक पता हो कम से कम इसका। तो ये देख के और ये फार्मूला सीट अपने पास कम से कम रखा करो। ये 2 काम अगर तुम कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपका वो हो जाएगा। तो कोई प्रेशर नहीं है तुम पे, है ना। जब तुम्हें टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, बस करना है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बस करना है ना। चाहे जैसे हो, जब टाइम मिले, ठीक है, वो आप देख लेना। अब देखो आप, 1 मिनट, कहाँ थे हम? डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर्टिकल्स, यही तो हो गया ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। cos 90 प्लस एक्स, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस और ये साइन थीटा आया है। और अब ये सब भी आप बना सकते हैं कि ये 3π/2 कैसे आएगा। जैसे ये π/2 प्लस 2x मैं अगर आपको बताऊँ, तो आपको पता है ना कि 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। तो देखो माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे x के बारे में कुछ ऐसा विशेष दिया नहीं है, राइट। तो x कैसा एंगल है ना। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थीटा है वो आपका कैसा एंगल होना चाहिए। ये आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो आप जो जनरल रूल बताया ना, उससे आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 3π/2 वाले को करके दिखाओ, कैसे होगा बताओ। कॉस 3π/2 को पहले उसमें बदलो। π/2 का वैल्यू कितना होता है बताओ। π/2 का मतलब कितना हुआ? ये 90। हाँ देखो, पाई का वैल्यू 180 होता है, याद रखना। पाई का वैल्यू 180 होता है। पाई का वैल्यू 180 होता है। तो आपका ये π/2 का वैल्यू कितना होगा? π/2 का वैल्यू 90 होगा। तो 3π/2 का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 90, यानी कि 3 इंटू 90, तो 3 इंटू 90 रहने, 3 इंटू 90 और प्लस 2x। अब देखो ये ऑड है, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। और ये 2x बाहर आएगा, और साइन चेक करेंगे तो साइन चेक करने पे ला 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 यार, साइन चेक करने पे क्या है कि आपका कॉस का साइन कैसा होता है। देखो आपका 90 इंटू 3 है ना, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 प्लस 2x। तो 90 इंटू 3 आपका कहाँ आएगा? 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 यहाँ आया, और प्लस क्या है? 2x। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप देखो, चेक करो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है। इसीलिए देखो लास्ट में मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो आंसर क्या आया है, प्लीज़ चेक। आंसर आपका पॉजिटिव आया है। देखो इसके आगे कोई भी माइनस नहीं लगा हुआ है, ये जो था वही है, माइनस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये साइन 2x रखा हुआ है। एम आई क्लियर? Yes, very good. टू एवरीवन? Yes, भैया। बताओ बताओ, लालित्या, संजना, क्लियर? बस 25 मिनट्स और है। आपको मेरा आवाज़ आ रहा है ना संजना? Yes, sir, clear. हाँ क्लियर। और लालित्या? ओके, नॉट ऑडिबल, नॉट अ इशू, देन लेट अस मूव। यस, तो अब आगे चलते हैं। देखो अब जल्दी जल्दी थोड़ा आगे करेंगे। आपको कहीं पे अगर मेरे को रुकना होगा तो मैं बता दूंगा। ये देखो, ये आपका ये दोनों है, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे है। तो x माइनस वाई 5 के बराबर हो जाएगा, 2z प्लस 2 3 के, 2x माइनस वाई इसके। तो आप ये इक्वेशन वगैरह लिख लेना। और आपको इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही है। आई होप आपको इक्वेशन कम से कम सॉल्व करने आता होगा। x माइनस वाई 5 और 2x माइनस वाई 12, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो मेरे को मैसेज कर देना कि वो उसका वीक एरिया में डाल देना। किसी भी चीज़ में शर्माना मत, मतलब तब मैं आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जो भी नहीं आता है तो गुना भाग ये सबको WA डायरी में लिख देना और मेरे को भेज देना, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा कि आपको तो ये भी नहीं आता, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। एक बार सिखाऊंगा, उसके बाद में -7 x बराबर 7 इस तरह से निकाल लेना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये छोड़ो। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाकी ये सेम क्वेश्चन है इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कंपेयर करके निकाल लेना, ठीक है।
इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 6 आएगा। अच्छा, यहाँ ए बी बराबर 8 आएगा ना, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है ना, अगर a प्लस बी 6 आ जाए, ए बी बराबर 8 आ जाए, तो आपको पता है कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का अंडर रूट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालिए, तो a माइनस बी क्या आएगा बताओ? a माइनस बी आएगा आपका अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, 4ab, 4ab मतलब 4 इंटू 8 32। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा? तो a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा आपका 36 माइनस 32, यानी कि ये आपका आएगा √4 ना, √4। ओके, तो √4 आएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो रूट उधर गया होगा तो स्क्वायर करके भी गया होगा ना। a माइनस बी का वैल्यू एक बार 2 भी हो सकता है और a माइनस बी का वैल्यू -2 भी हो सकता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार तो a माइनस बी 2 है और a प्लस बी को 6 ले लेते हैं, तो a प्लस बी को क्या ले लेते हैं? 6। इसको अगर जोड़ेंगे तो 2a बराबर 8 आएगा, तो a बराबर 4 आएगा। तो a अगर 4 है तो इसमें जाके पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 आएगा। तो a4 आएगा, b2 आएगा। तो एक बार को a4 आएगा और b2 आएगा, ये तो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को, जब -2 लेंगे तो -2 लेंगे तो फिर a प्लस बी तो वही है गिवन, a प्लस बी तो गिवन है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर 4 आएगा, a बराबर आपका अगेन 2 आएगा। और अगर 2 को हम जाके फिर इसमें रखेंगे, इसमें तो b बराबर 4 आएगा। मतलब वही है कि एक बार को आपका a4 आ रहा है, b2 आ रहा है, और एक बार को a2 आ रहा है, b4। तो ये बेसिक बात याद रखना कि a माइनस बी वेरिएबल था तब रूट में उधर गया होगा। तो जब ऐसा वेरिएबल से रूट में जाए और इक्वेशन का फॉर्मेट रहे ना, तब प्लस माइनस लेना है। जब भी वेरिएबल रहे तब प्लस माइनस लेना है। लेकिन केवल अकेला कहीं √4 रहता तो वो 2 होता। ओके, बाकी तो आगे चलो, इसको बना लेना, ये तो सिर्फ सिंपल है, वैसे ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। अगर किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आई होप आपको फैक्टराइज करने आता होगा। 2x+1 x+3, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, जो कि यहाँ फॉर्म होता है यहाँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फैक्टराइज करने आता है ना एवरीवन? आता है ना? कोई है ऐसा जिसको नहीं आता है तो बता दूं मैं, बोलो। देखो, इसका आसान सा है। क्या करते हैं हम? मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करते हैं, ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 2 को। ये इसके आगे जो भी है 1, इसके आगे जो भी है 2, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। तो यानी कि अब आपको इसको इस तरह से स्प्लिट अप करना है ताकि आपको मल्टीप्लाई करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके -3 आए। तो आप इसको 2y और y में तोड़ दो, 2y और y में तोड़ दो, तो 2y और y को ऐड करके 3y भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 2y² भी आ जाएगा, ये 2 और y²। फिर इसको सॉल्व कर लेना, अपना आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बाकी इस एक्सरसाइज में आप कर नहीं रहा, क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत सेम क्वेश्चन है, मैं आपको DAQ में दे दूंगा, है ना। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर अलग हो तो, ठीक है। नहीं, कोई क्वेश्चन तो अलग नहीं है, सब सेम ही है। ये बताओ, ये कहाँ का क्वेश्चन है कि NCERT एग्जाम्पलर ना? ये क्या क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का? x y = 8, x y = 8 और x+y = 6। तो बहुत आसान है, तो x+y = 6, तो x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई होगा तुम्हारा, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? x माइनस वाई 36 माइनस 32, एक्स माइनस वाई आपका +-2 आएगा। सॉल्व करना फिर, तो x माइनस वाई आपका 2 आएगा। तो ये इसका उस तरह से ही आंसर आ जाएगा। इसका 16 नंबर का भी एक बार आपको आंसर दिखा देता हूँ, देखो। इसका भी और करके आंसर है, इसमें आया नहीं है पर और करके आंसर होगा। 16 16 16, यहाँ देखो, 16 का आंसर है ये। देखो, एक बार को ये आंसर आया x = 2, y = 4, z = -6 और w = 4, और एक बार और करके आंसर आया। तो 2 आंसर आया कि नहीं आया? 2 आंसर आएगा। 2 आंसर क्यों आएगा? 2 आंसर इसलिए आएगा क्योंकि जब आप यहाँ पे रूट लोगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। याद रखना, वेरिएबल में हमेशा क्या आएगा? वेरिएबल में हमेशा प्लस माइनस आएगा। ओके, ये बताओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी बताओ, किसी रो मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो कि कॉलम मैट्रिक्स भी हो। Sir, 2, 3. 2 3, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो स्केलर नहीं हो। ये तो बहुत आसान है।
तो यही हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है। स्केलर कब होता है? जब सेम होता सब। स्केलर पता है ना, स्केलर तब होता जब सब सेम होता। यहाँ पर 3 3 3। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपका मेन डायगोनल 1 2 3। अपर ट्रायंगुलर होगा तो कहाँ पे एलिमेंट होगा बताओ अपर ट्रायंगुलर के लिए? सर अब पे होगा सर। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5, बाकी ये 0 0 0 ये। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो, राइट? आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू, है ना? जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ा करें ना तो आप ये किया करें, ठीक है? अब आप पूरा पढ़ चुके हैं, राइट? अब आप 10 दिन पढ़ चुके हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं तो आपको हम करेंगे लास्ट क्लास जो है, जब आपका मॉक टेस्ट होगा ना उससे पहला जो क्लास होगा उसमें हम फिर से रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब क्या है? देखो, रिलेट का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे रो मैट्रिक्स आया तो आपको इससे पूरा चीज़ याद कर लेना है कि अच्छा आर से तुम्हारा रो मैट्रिक्स तो आया, रो मैट्रिक्स के साथ साथ गिफ्ट में आपको क्या याद करना है? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के साथ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, ऑर्थोगोनल, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, राइट? आपको याद होना चाहिए कि दो तरह का एक आपके पास मैट्रिक्स होता है। एक होता है आपका इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, एक आपका कौन सा मैट्रिक्स होता है? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होता है। और एक आपका होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है? तो पता है आपको इनवॉलेटरी में क्या होता है? ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है और आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? बताओ, इनवॉलेटरी में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए स्क्वायर इक्वल्स टू और आइडेम्पोटेंट में? ये ए। ठीक है, तो ये आपको याद करोगे तभी आएगा, ठीक है? सबको सेम फार्मूला सीट प्रोवाइडेड है, लेकिन जो एफर्ट्स डाल रहा है, राइट, वही चेंज लाएगा, राइट? इसलिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को फ्री में कुछ नहीं मिला है, राइट? याद रखना, फ्री में जो भी मिलेगा आपसे छीन जाएगा, है ना? अगर रिटर्न निकल गया फ्री में तो एसएसबी नहीं निकलेगा, या फिर अगर वो भी निकल गया आर्मी में चले गए तो बहुत ख़राब ऑफिसर बनोगे। तो फ्री में कुछ लेना मत बिल्कुल भी, है ना? पूरा एफर्ट्स डाल के लो जो तुम्हारा हक हो। ए स्क्वायर इजिकल टू आई है तो इनवॉलेटरी, क्योंकि इसमें आई आता है तो इनवॉलेटरी। और नील पोटेंट तो आपको पता है, ये ए का अगर हम क्या पावर करेंगे, ए का कितना पावर हम करते हैं ताकि जीरो आ जाए। और आइडम पोटेंट आपको पता है ए स्क्वायर है, तो इस दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उसको हम याद रखेंगे, है ना? बाकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आप बहुत सारा चीज़ याद कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, राइट? उनके डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में, राइट? उसके बाद हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, उनके डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में सब कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है? बाकी एक कुछ डाउट था ना कल इसमें हर्मिशियन में और स्क्यू हर्मिशियन में थोड़ा हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो वो डाउट हम रिजॉल्व कर देंगे, डोंट वरी, है ना? संजना शायद आपने मैसेज किया था या किसी ने मैसेज किया था, ठीक है? तो अगर कोई डाउट है ना तो हम रिजॉल्व कर देंगे, डोंट वरी, है ना? अभी आज तो मैं उसको नहीं ले रहा, है ना? अभी और थोड़ा मैं उस पर रिसर्च करूँगा, फिर मैं आपको एक बार बताऊँगा कि हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन में क्या है। अभी उसको रहने देते हैं, उसके अराउंड जो है चीज़ें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताओ, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बताओ, बोलो। याद है किसी को? ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी, ठीक है? सॉरी, क्या हुआ यार? मीटिंग खत्म हो गया क्या? ये सभी सही है। ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी, देखो यहाँ दिया ना, ए ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी और ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यही सब। तो बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, जब भी आपको आप अब आज से लेके आगे तक जब भी आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आप इंडिविजुअली मत पढ़िए प्लीज़, आपको बहुत नुकसान होगा। देखो आपका फॉर्मूला एकदम आराम से याद हो जाएगा अगर मेरा बात फॉलो करोगे। एक लाइन यहाँ खींचो और जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना उसका TFPDC एनालिसिस करो, ठीक है? किस टॉपिक से है, और उसके बाद जैसे ही फार्मूला लिखने बोलूँ बस रिलेट पूरा घस दो, जो भी फार्मूला याद आए, जितना याद आ सके रिलेट कर दो पूरा। जो इससे वो याद आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, इस साइड पूरा घसना है आपको। मेरे को सबका कॉपी का मैं आपको संडे को फ़ोटो मंगवाऊंगा, कौन ऐसे घस रहा है नहीं घस रहा है ना? बाकी मेरे साथ तो हम करेंगे ही, आपको सिंपल खुद भी आपको घसना है इसमें, तो वो आपको तभी कर पाओगे, है ना? या फिर आप फ़ोन में आप ये फार्मूला वाला सीट खोल के रखो, उसको देख के ही घसो, है ना? कभी तो आपको याद होगा, लेकिन वो सब आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू। फिर आप डिजर्व करोगे, बी डिजर्विंग, है ना? भीख मत मांगो किसी से, डू नॉट बेग कि क्यों नहीं निकला, है ना? एफर्ट्स नहीं डाला, नहीं निकला, एफर्ट डालो, डू नॉट बेग, ओके? एफर्ट डालोगे निकल जाएगा। देखो अब इसके बाद जो है हमारा ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, कब उनका कोई ठीक नहीं, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो उस वर्ड प्रॉब्लम में आराम से पढ़ा जाता है पहले,
ये अब 19 20 21 तो बहुत आसान है, आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये सब तो बना लेना आप, है ना, आराम से। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बढ़िया से सॉल्व करना, वेरिएबल में प्लस माइनस लेना, ठीक है। जैसे कि 21 का भी अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, तो 21 का आंसर तो ये 2 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें तो 2 ही आ रहा है। हाँ, और इसमें कभी कभी क्या होता है ना, हाँ देखो एक बात याद रखना कि अगर आपका वैल्यू निकल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबको सेटिस्फाई ना करे, है ना, तो सबको सेटिस्फाई एक बार क्रॉस चेक भी करना, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना वैल्यू पुट करके, क्या करके, वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके देखना कि क्या सच में ए बी बराबर आ रहा है कि नहीं, जो भी वैल्यू है उससे। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में था ना जिसमें बिल्कुल मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था डीएक्यू में, है ना, या क्लास में डिस्कस किया था, जब वैल्यू निकलेगा ही नहीं, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हाँ देख लेना। बाकी देखो ये सब वर्ड प्रॉब्लम का क्या अप्रोच होता है, वर्ड प्रॉब्लम का एक ही अप्रोच होता है, रीड वेल। अगर आप उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे देखो, द सेल्स फिगर ऑफ 2 कार डीलर्स ड्यूरिंग जनवरी 2013, 2 कार डीलर है हमारे पास, ओके। जनवरी 2013 में उनका सेल जो भी हुआ है, सो डैट डीलर ए सोल्ड 5 डिलक्स का 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार। एक डीलर ए है, उसने 5 डिलक्स गाड़ियाँ बेची हैं, 3 प्रीमियम 4 स्टैंडर्ड। डीलर बी उसने 7 डिलक्स 2 प्रीमियम 3 स्टैंडर्ड। टोटल सेल्स ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी और फरवरी, okay, revealed that dealer A sold 8 deluxe, okay, 8 deluxe 7 premium and 6 standard car in the same 2 month period. Dealer B sold this क्या है, राइट 2x3 matrices summarizing sales data for January and 2 month period for each dealer, okay. तो जनवरी के लिए दिखाना है ना, तो ये दिखा दो। सबसे पहला डीलर का एक मैट्रिक्स बना लो, है ना। डीलर ए सोल्ड 5 डिलक्स 3 प्रीमियम, तो ये 5 डिलक्स हो गया, 3 प्रीमियम हो गया, 4 स्टैंडर्ड कार। और डीलर बी का कितना हो गया बताओ, डीलर बी का 7 डिलक्स और 2 प्रीमियम 3 स्टैंडर्ड कार। ये आपका हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी टोटल सेल्स ओवर द 2 month पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी रिवील दैट डीलर ए सोल्ड 8 डिलक्स 7 प्रीमियम 6 स्टैंडर्ड कार इन द सेम 2 month पीरियड। डीलर बी सोल्ड दिस, राइट 2x3 मैट्रिसेस समराइजिंग सेल्स डाटा फॉर जनवरी एंड 2 month पीरियड। तो जनवरी के लिए भी करना है और आपको फरवरी के लिए करना है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पर, 2x3। तो 2x3 कैसे होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे, एनी आइडिया, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक में कंबाइन करके लिखना है ना, अच्छा मतलब दोनों के लिए कंबाइन करके लिखना है। 2 डीलर हैं तो मैंने सेपरेट सेपरेट लिख दिया, इसलिए गलत है। मतलब ये अलग अलग तो नहीं लिखना है ना, कंबाइंड लिखना है, तो कंबाइंड लिख दो, ए डीलर यहाँ पे बी डीलर यहाँ पे, ये इसी चीज़ को कंबाइंड लिख दो बस, 5 3 4 1 2 3, देखो आंसर मैच कर जाएगा, देखो, ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया डीलक्स, ये प्रीमियम, ये स्टैंडर्ड, ये आपका डीलर ए का डेटा हो गया, ये डीलर बी का, है ना। वो पढ़ना चाहिए था पहले, लास्ट में क्या दिया हुआ है इसलिए, तो शुरू में बनाने से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। 2x3, तो 2x3 बोला है तो पहले स्केलेटल बना लेना फिर। और समराइजिंग डेटा, देखो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा इसलिए मेरे से भी गलत हो रहा है ना। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ूंगा तो बन जाएगा। देखो लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन का हर लेटर इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन का हर लेटर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो मैं अगर जल्दी पढ़ूंगा तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, आपको समराइज करना है डेटा किसके लिए, देखो ईच डीलर, ईच डीलर मतलब दोनों के लिए करना है, तो दोनों के लिए करना है, इसलिए अगर मैं अलग कर रहा हूँ यानी मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, अब ठीक से पढ़ा है तो बन गया। तो यही करना है। बाकी दूसरा जो डेटा है जनवरी फरवरी का सेल का, वो तो आप उसी तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये आपका नॉर्मल डेटा था और ये जनवरी फरवरी का कंबाइंड, ये लिख देना। ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. यस भैया, ओके ओके यस भैया। ओके, संजना। Yes, sir. तो अभी और 9 मिनट्स के आसपास है हमारे पास, देखते हैं जितना बन जाएगा, राइट। मैं बहुत जल्दी में लेके चलूँगा आपको, है ना, 7 पेज कवर कर चुके हैं, है ना। चलते हैं आगे, 9 more minutes, ओके। एन बी मैट्रिसेस ये सब तो पता है, सम कैसे करते हैं, सम मैंने सिखा रहा, राइट।
सम क्या होता है वो सब है। कॉम्यूटेटिविटी, तो आपको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो आपका है, मैट्रिक्स एडिशन जो आपका है वो कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करता है। मतलब कॉम्यूटेटिव मतलब 2+3 जोड़ो या फिर 3+2 जोड़ो, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। यानी कि आपका A+B आपका B+A के बराबर होता है। मैट्रिक्स एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है। आप एलिमेंट वाइज एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है। मतलब A+B+C जोड़ो तो A+B+C के बराबर आएगा। मतलब इसका मतलब है कि देखो 2, 3 और 4, तो ब्रैकेट का कमाल है ये, या तो इन दोनों को पहले जोड़ो या फिर 2, 3 और 4, या तो इन दोनों को जोड़ो, तो इस तरह से तो सेम आंसर आएगा। तो मैट्रिक्स में भी फॉलो करता है। इस प्रोसेस को हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। ओके, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, है ना। आई विल नॉट वेट फॉर योर स्क्रीन शॉट एंड और, है ना। वीडियो अपलोड हो जाएगा, बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीन शॉट लेते रहना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 में कितना जोड़ेंगे कि 2 ही आ जाए, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाए, आप बोलेंगे 0, है ना। तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाए, तो 0। तो 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन। क्योंकि 0 किसी भी नंबर में अगर हम जोड़ दें तो उस नंबर का आइडेंटिटी नहीं बदलता है, उस नंबर का पहचान नहीं बदलता है। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी नल मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A+0 ए होता है और 0+A के बराबर भी होता है। तो ये याद रखना, जब भी ये लोग आते हैं तो इस तरह से ही आते हैं। A*E बराबर E*A इजिकल टू A, ऐसे लिखा जाता है हमेशा। ये हमेशा पेयर में आएगा, ऐसे A+0 बराबर A, 0+A। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो इन्वर्स आपको पता है 2 में कितना जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बताओ। 2 में 0 कितना जोड़ेंगे तो -2 जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो A*B बराबर B*A बराबर आइडेंटिटी, सॉरी B*A बराबर आइडेंटिटी। यही इन्वर्स का क्राइटेरिया है कि मतलब A और B का स्टार करके या B और A का स्टार करके आपको E आना चाहिए। E को क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे देखो 2 और -2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 और -2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे? 0 0 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है मतलब आइडेंटिटी आ रहा है, क्योंकि 0 कैसा ऑपरेशन है, अभी अभी पढ़ा है। 0 कैसा एलिमेंट है? 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आइडेंटिटी आ गया तो बगल वाले को इन्वर्स बोलेंगे। आपको मैट्रिक्स याद आता है? A × A इन्वर्स क्या आता है? A × A इन्वर्स क्या आता है? आइडेंटिटी। यानी कि A को किसी भी नंबर से, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उस मैट्रिक्स को उसका क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स। खत्म। तो A+-A आपका आइडेंटिटी आएगा, -A+A भी आइडेंटिटी आएगा, वो सॉरी नल मैट्रिक्स आएगा। तो -A को आपको एग्जाम में पूछेगा एडिटिव इन्वर्स निकालो। क्या निकालो? एडिटिव इन्वर्स। तो A का एडिटिव इन्वर्स -A होगा, ये नोट कर लो। A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -A होगा। और ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी निकल सकता है। अब आगे देखेंगे कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? देखो, अगर आपका A B C 3 मैट्रिक्स है ना, तो A+B अगर A+C है तो आप A और A को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। B बराबर क्या होता है? C। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन। और अगर आपका, एक मिनट, B+A बराबर C+A है तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। क्यों बोलते हैं राइट और लेफ्ट? सिंपल सा बात है, क्योंकि लेफ्ट में कैंसिल हुआ है तो लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, राइट में कैंसिल हुआ है तो राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट। यहीं से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है? बताओ, क्या मैट्रिक्स ये तो एडिशन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं एडिशन। हाँ, बोलो 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 बोलो। नो सर, फॉलो नहीं होता है। नॉट डजंट फॉलो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं फॉलो होता है। यानी कि AB अगर AC दिया है तो यू कैन नॉट से कि B=C होगा ही, है ना, होगा ही, यू कैन नॉट से। बट हो सकता है, कब हो सकता है? कब? जब A आपका हो नॉन सिंगुलर, जब A आपका क्या हो? नॉन सिंगुलर हो और A इन्वर्स एग्जिस्ट करे। A इन्वर्स क्या करे? एग्जिस्ट करे। यानी आप तब प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? प्री मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी A इन्वर्स है, तो फिर वो कट जाएगा, I और इंटू B आ जाएगा, इधर भी I इंटू B आ जाएगा। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, राइट, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग। चलिए, तो कैंसिलेशन लॉ ये हो गया। बाकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है आपका किसके साथ? स्केलर के साथ। तो A बराबर A M×N मैट्रिक्स, K भी एनी नंबर कॉल्ड स्केलर। देन मैट्रिक्स क्या होता है? K से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो K आपका स्केलर है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर भी हो सकता है और आपका, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पता है मुझे जो अपने रिसर्च में मिला, आई थिंक सौर्य ने क्वेश्चन तो भेजा था मुझे कि उसमें के जो है स्केलर, सॉरी मतलब कॉम्प्लेक्स भी है, रियल भी है। लेकिन मेरे को क्या लगता है अपने रिसर्च के हिसाब से कि रियल तब होता है जब मैट्रिक्स का एंट्री भी रियल हो
और कॉम्प्लेक्स तब होता है जब मैट्रिक्स का एंट्री भी कॉम्प्लेक्स हो। तो इस बात को भी नोट कर लो, है ना, कि रियल तब होगा जब मैट्रिक्स का एंट्री रियल हो, मैट्रिक्स का एंट्री क्या हो, रियल हो। और के कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब मैट्रिक्स का एंट्री कॉम्प्लेक्स हो, जब मैट्रिक्स के एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो। ये इसको बोलते हैं सब स्पेस, मतलब किस स्पेस पे वो डिफाइंड है, मतलब वो जो घर है आपका, जो मैट्रिक्स का घर है, वो किस पे डिफाइंड है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पे डिफाइंड है तो के भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसको देख के। अगर ये सारा रियल नंबर है तो मल्टीप्लाई भी रियल से हो रहा है, अगर अंदर कॉम्प्लेक्स है तो मल्टीप्लाई भी कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, सॉरी आप चेक करना, आप जो क्वेश्चन भेजा था आपने मेरे को, उसमें देखना मैट्रिक्स का अंदर वाला एंट्री भी कॉम्प्लेक्स ही होगा और तब बाहर वाला कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है। बताओ सॉरी, ऐसा है। तो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है ना, कोई ना, लास्ट 3 मिनट्स, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, ठीक है ना, वो आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ये मेरा प्रोपोजिशन है, अभी मेरे रिसर्च में तो यही पता लगा है। ठीक है, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि एनडीए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जिसमें आपको इसमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्री है फिर भी रियल बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आज तक तो नहीं पूछा है वैसा, कि क्योंकि हमेशा ऐसा ही पूछा है कि रियल में रियल वाले से मल्टीप्लाई हुआ है, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स वाले से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह का आता है, अभी तो यही प्रोपोजिशन है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन आता है तो आई विल टेल यू। ओके, नाउ बाकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर के से मल्टीप्लाई है ना ए प्लस बी, तो के और के बी होगा, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। के और ये क्या दिया है, 1 मिनट, इस पर तो कलम चला हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, इस पर देख लेते हैं। अच्छा एल भी स्केलर है ना, अच्छा ओके ओके, के और एल स्केलर है, तो के और को ए से मल्टीप्लाई कर दो और एल को ए से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, के एल इंटू ए है तो सिंपल है। के एल इंटू ए अगर ब्रैकेट में है ना, तो या तो आप के बाहर निकाल लो और एल ए कर लो, या एल बाहर निकाल लो के से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस के से मल्टीप्लाई है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस बाहर निकाल लो और के को पहले मल्टीप्लाई कर लो, या के को हटा लो और माइनस ए कर लो। ये आई इंटू ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है, और -1 इंटू ए आपका माइनस ए होता है, ये सब। आई एम नॉट प्रूविंग ऑल ऑफ दिस, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हाँ सॉरी, बताओ। हेलो भैया। हाँ बताओ, वो मैं जो पूछ रहा था सुनाई दिया था। भैया वो कॉम्प्लेक्स उसका ना क्या बोलते हैं रियल का, के की वैल्यू। हाँ हाँ यस भैया। हाँ, तो उसमें यही था ना कि कॉम्प्लेक्स अगर अंदर एंट्री कॉम्प्लेक्स है ना, तो तभी कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा था। यस भैया, अगर उस मैट्रिक्स का जो स्पेस है हाँ वो कॉम्प्लेक्स में डिफाइन है, आप ही ने बताया था कि वो उसकी जो के की वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यस तो भैया। हाँ, तो मतलब मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ कि अंदर एंट्री रियल हो और बाहर कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया ना, अंदर एंट्री रियल हो। और बाहर कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई हो। भैया ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं देखा मैंने। बस हाँ वो उसमें ना एक तो मैंने आपको भेजा था कि जिसमें पूरा आयोटा का था, और ऑल दी रोस एंड ऑल दी कॉलम्स, जिसमें पूरा आयोटा था ना भैया, आपने देखा था उसकी पावर 1 2 करके थी। हाँ 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 वो वाले ऐसे ऐसे टाइप के आए थे, और बस हाँ जैसा आप बोल रहे हो वैसे नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हाँ हाँ, तो मतलब वही है जो हमने कंक्लूड किया ना यहाँ पे, कि के अगर रियल एंट्री है तो के भी रियल होगा, मतलब अंदर का एंट्री अगर रियल है ना, तो बाहर रियल से मल्टीप्लाई होगा, और अंदर का एंट्री अगर कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स से ही मल्टीप्लाई होगा, के भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, और लास्ट टॉपिक, चलो टाइम अप हो गया है ना, तो फिर मैं आपका कल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी मैं देख लेता हूँ, है ना, ये क्या क्या एक तो आपका कल 12 हो गया ना, 12 13 14, तुम स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है ना, ज़्यादा डीएक्यू वगैरह बाद में भी सबमिट करोगे तो चलेगा, राइट, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। और आपका 15 को मॉक टेस्ट होगा इसी टाइम में रात को, है ना, 8 to 10:30। और बाकी 12 13 14 मेरे साथ पूरा ड्रिल जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो पूरा स्टार्ट करेंगे, और 1 घंटा 45 मिनट मैं आपको ड्रिल करवाऊँगा, और 15 मिनट लास्ट में जो तुम बोले थे ना जेई का टॉपिक, तो एक एक टॉपिक करके 15 मिनट बढ़ा दूंगा। ओके, अभी मैं देख लेता हूँ वो जो बुक है ना एच के दास, वो मिल जाए, है ना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ऑल सेट। एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।